अध्याय 141 मास्टर को देखना है। विवाद में उलझा हुआ प्राचीन वस्तुओं का स्टॉल मालिक एक 30 साल का पुरुष था, जिसका चेहरा तर्क से परे लगता था, एक साधारण मूर्ख की तरह दिखता था, जिसके माथे पर एक काफी बड़ा दाग था जो काफी डरावना था। इस समय वह पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा था, एक लाल मोतियों का कंगन पकड़े हुए और आसपास के लोगों की ओर जोर से चिल्ला रहा था। सब देखो देखो, यह एक असली दक्षिणी लाल माणिक कंगन है, जिसे मैंने अपनी स्टॉल के खजाने के रूप में ऊंची कीमत पर खरीदा था। ये वहां ठीक रखा था और इन्होंने इसे पहनने की कोशिश की, लेकिन यह जमीन पर गिर गया, जिससे 2 मोती टूट गए। अब इस बारे में तुम क्या कहते हो? उसके आसपास कई अन्य स्टॉल मालिक थे, जो आमतौर पर एक साथ हलचल मचाते थे, स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का साथ दे रहे थे। इन्हें हर्जाना देना होगा, इन दिनों व्यापार करना आसान नहीं है। शीर्ष गुणवत्ता का दक्षिणी लाल माणिक, ये बहुत कीमती है। बिल्कुल, जान के बदले जान, कर्ज का भुगतान तुमने तोड़ा, तुम भुगतान करो, ये तो बस निष्पक्ष है। इस दक्षिणी लाल माणिक की गुणवत्ता के साथ, बस देखो कितना अच्छा है, ये सस्ता नहीं हो सकता। कुछ लोगों के समर्थन के साथ, दागवाला भी गर्वित भाव से खड़ा था, अपने हाथ में कंगन को ऊंचा उठाए हुए, जो दक्षिणी लाल माणिक कंगन से ज्यादा एक लाल बैनर की तरह लग रहा था। तुम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो, जैसे कि तुम्हारे हाथ में वह चीज इतनी कीमती हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हमने कभी कुछ अच्छा नहीं देखा? तुम चांद मांग रहे हो? दोनों महिलाओं में से एक, जो उम्र में बड़ी थी, ने गुस्से में जवाब दिया। वह लगभग 35 या 36 साल की लग रही थी, सामान्य दिखने वाली लेकिन असाधारण रूप से तेज आंखों वाली, निर्णायक रूप से बोलते हुए, इसके अलावा तुम्हारी यह फटीचर स्टॉल में 10,000 की कीमत का स्टॉल का खजाना हो ही नहीं सकता। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हम बाहर आराम करने आए हैं, तुमसे ठगे जाने के लिए नहीं। कैसी प्रभावशाली बोलने की शैली! वह अकेले सैकड़ों का सामना कर सकती थी। रोहन मल्होत्रा सुनते हुए प्रशंसा से भरे थे। बोलने वाली महिला के बगल में एक और थी जो हरीश तिवारी के कद काठी में टक्कर दे सकती थी, उसके काले बाल झरने की तरह लहरा रहे थे। उसने एक विशाल चश्मा पहना हुआ था जो उसके चेहरे का लगभग आधा हिस्सा ढक रहा था। फिर भी, इसके बावजूद, चश्मे के नीचे की बर्फ सी गोरी नाक और रसीले, भरे हुए होंठ लोगों के विचारों को उन्माद में डालने के लिए काफी थे। कोई केवल ये कल्पना कर सकता था कि उन चश्मों के पीछे कितनी लुभावनी सुंदरता होगी। इस समय, चश्मा पहने सुंदरी अपनी साथी को बार बार खींच रही थी, मानो चीजों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। क्या वह वाकई 10,000 रुपये देने को राजी होगी? रोहन मल्होत्रा ने स्थिति का अवलोकन किया और उत्सुकता से उस महिला को और करीब से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, तुम सहमत नहीं हो, है ना? सबूत चाहिए? मेरे पास है। यहाँ प्रामाणिक विभाग से विशेषज्ञ मूल्यांकन प्रमाण पत्र है, स्टैंप के साथ और सब कुछ। मेरे पास 3 या 5 ऐसे हैं, देखना चाहोगी? दागवाला अडिग था, अपनी दावे को चिल्लाते हुए, वह चश्मा पहने महिला की ओर चुपके से देखता रहा। अरे, तुम्हें क्या लगता है, ये मूल्यांकन प्रमाण पत्र असली हैं या नकली? हरीश तिवारी तल्लीन थी और रोहन मल्होत्रा को कुहनी मारने से खुद को रोक नहीं पाई। रोहन मल्होत्रा उत्सुकता से प्रेरित उस सुंदरी को इतनी तीव्रता से देख रहे थे और आसपास के शोर में, उन्होंने हरीश तिवारी के शब्द नहीं सुने, स्वाभाविक रूप से उनकी अनदेखी कर दी। जब हरीश तिवारी ने 2 बार पूछा और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने देखा कि रोहन मल्होत्रा की नजरें टिकी हुई थीं और वे तुरंत नाराज हो गईं। क्या वह मुझसे ज्यादा सुंदर है? उससे नजरें नहीं हटा सकते। महिलाएं खुद की तुलना करना पसंद करती हैं, और जब ईर्ष्या हावी हो जाती है, तो ये डरावना होता है। रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से अनजान थे कि वे खतरे के कगार पर थे। हरीश तिवारी की उग्र नजरों के नीचे, रोहन मल्होत्रा अभी भी बेखबर थे। वह वाकई गुस्से में थी। शुरुआत में, हरीश तिवारी रोहन मल्होत्रा की बांह को मरोड़ना चाहती थी, चुपके से उनकी आस्तीन तक पहुंची। उनकी आंखें अचानक हटी, उनके होंठों पर एक शरारती मुस्कान बन गई। उनके दिमाग में एक नया विचार आया। बात करना बंद करो, मूल्यांकन मास्टर आ गया है। हरीश तिवारी ने जोर से चिल्लाया और अचानक धक्का दिया। अचानक पकड़े जाने पर, रोहन मल्होत्रा लड़खड़ा गए, लगभग चश्मा पहने सुंदरी पर गिर पड़े और ठंडा पसीना छूट गया। तुम क्या कर रही हो? रोहन मल्होत्रा ने गुस्से में चिल्लाया, हरीश तिवारी की ओर गुस्से से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। हरीश तिवारी ने लापरवाही भरा रवैया अपनाया, यह मुझसे कोई लेना देना नहीं वाला भाव। आसपास की सारी नजरें झट से रोहन मल्होत्रा की ओर मुड़ गईं और भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। ये खजाना मूल्यांकनकर्ता कहाँ से आ गया? ये लड़का कितना पुराना है? फिर भी मास्टर, हमारे पास पहले से ही एक नीलम मास्टर, श्री सूरज, यहाँ हैं, और अब एक युवा प्रतिभा मैदान में उतर रही है। चर्चा की आवाजों से घिरे, जिनमें से ज्यादातर मजाक और तिरस्कार से भरी थीं। आप देखिए, प्राचीन वस्तुओं और नीलम की सराहना के लिए समय और पैसे का भारी निवेश चाहिए, एक पर एक मेंटोरशिप की तो बात ही छोड़ दें।
श्री सूरज जैसे किसी का होना पहले से ही एक चमत्कार था और उनके सामने ये युवक, जिसके पास कोई अनुभव दिखाई नहीं देता, खुद को मास्टर कहने की हिम्मत करता है। तिरस्कार और बढ़ता गया। हरीश तिवारी ने आसपास के सभी लोगों को उंगलियां उठाते हुए देखा, उनकी हंसी और तिरस्कार को सुना और अचानक उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने रोहन मल्होत्रा को मजाक का पात्र बना दिया था। सभी पुरुष अपनी इज्जत की परवाह करते हैं। क्या यह मजाक बहुत दूर चला गया था? श्री सूरज, जहां तक रोहन मल्होत्रा का सवाल था, वे उदासीन थे, बल्कि उनकी नजरें हल्के से टिमटिमाई। ये नाम फिर से सामने आया, जो काफी उच्च स्तर की प्रसिद्धि के साथ प्रतीत होता था। युवा उम्र में श्री कहलाना कॉमेडी किंग के अलावा इंद्रपुर के नीलम समुदाय के छोटे से संसार में खुद को ऐसा कहना शायद थोड़ा बहुत अहंकारी था। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, यह उनका कोई काम नहीं था। उन्होंने एक कदम बढ़ाया, भीड़ में वापस लौटने का इरादा किया। चश्मा पहने महिला स्पष्ट रूप से पैसे की कमी नहीं थी, पहले से ही हर्जाना देने को तैयार थी, उनके पास इस गंदे पानी में उतरने का कोई कारण नहीं था। मत जाओ, मास्टर, जब तुमने आगे आने की हिम्मत की तो हमारे लिए देख क्यों नहीं लेते? दागवाला ने तंज कसते हुए व्यंग्य किया। हा, क्या उसे दक्षिणी लाल माणिक के बारे में भी पता है? बिल्कुल, दागवाला, तुम मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो। भीड़ ने बेवजह की हंसी में हिस्सा लिया। रोहन मल्होत्रा जवाब देने की जहमत नहीं उठा सकते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया, किसी ने उनकी आस्तीन खींच ली। एक खींचतान हुई। फट के साथ रोहन मल्होत्रा की आस्तीन फट गई। उन्होंने वह कपड़ा काफी समय से पहना हुआ था और हालांकि वह धुलाई से थोड़ा सफेद हो गया था, फिर भी इसे पहनना आरामदायक था। अब यह आखिरकार फट गया। आसपास के लोग ठहाकों में फट पड़े। मास्टर के कपड़े बहुत घिसे हुए हैं, इन्होंने बेहतर दिन देखे हैं। माफ करें, मेरा इरादा नहीं था, चश्मा पहने महिला ने जल्दी से कहा, और फिर उन्होंने फटे हुए कपड़े का टुकड़ा रोहन मल्होत्रा की बाहों में वापस ठूंस दिया। डरते डरते जोड़ा, मैंने बस सोचा, अगर आपको इन चीजों की समझ है, तो क्या आप हमारे लिए देख सकते हैं? उनकी विनम्रता और शिष्टाचार, उनकी आवाज अभी भी बहुत मधुर थी। वह एक कमजोर आकर्षण बिखेर रही थी, जिससे किसी के लिए भी उनके अनुरोध को ठुकराना मुश्किल था। रोहन मल्होत्रा ने आह भरी और मुड़ गए। क्या बात है, भाई? क्या तुम इस युवती के लिए खर्च वहन करने वाले हो? अगर नहीं, तो अपने काम से काम रखो। दागवाला ने भौहें सिकोड़कर और तिरस्कार भरे लहजे में रोहन मल्होत्रा से कहा। रोहन मल्होत्रा की भौहें सिकुड़ी, उन्होंने ठंडेपन से उसकी ओर देखा, उसके हाथ में दक्षिणी लाल माणिक की माला पर नजर डाली और एक कदम आगे बढ़कर चल पड़े। ये देखकर हरीश तिवारी घबरा गईं। उन्होंने केवल एक छोटा सा मजाक करने का इरादा किया था, अगर रोहन मल्होत्रा वापस आते, तो वे तमाशा देखना जारी रख सकते थे, या अगर नहीं, तो बस चले जाते। खुद को इसमें शामिल करने और चीजों को जटिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। हरीश तिवारी ने लंबे कदम बढ़ाए, कुछ ही कदमों में रोहन मल्होत्रा के पास पहुंच गईं। अरे, तुम सचमुच इसमें कूदने की सोच रहे हो, है ना? मुसीबत मोल मत लो, हरीश तिवारी ने कहा, वैसे भी, क्या तुम्हें इस सामान की समझ भी है? तुम पर हंसी उड़ेगी। तुमने खुद कहा था, मैं एक मास्टर हूं, तो मुझे कुछ कौशल दिखाना होगा, रोहन मल्होत्रा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। हरीश तिवारी की ओर देखा और वाकई वहां चल पड़े। हरीश तिवारी गुस्से और झुंझलाहट दोनों में थी। रोहन मल्होत्रा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन केवल हवा पकड़ पाई। एक आस्तीन गायब होने के साथ रोहन मल्होत्रा स्वाभाविक रूप से उनकी पकड़ से बाहर थे। फटे पुराने कपड़े वाले मास्टर रोहन गर्व से दागवाला के सामने खड़े हो गए, अपना हाथ बढ़ाते हुए। इसे दे दो, यहाँ मास्टर को और करीब से देखना है। अध्याय 142, ये भी दक्षिणी लाल माणिक के रूप में गिना जाता है। दागवाला ने रोहन मल्होत्रा को ठंडी, तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये नौसिखिया कहाँ से आ गया? कोई नया चेहरा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुझसे कई साल छोटा। क्या इसे नीलम के बारे में कुछ पता भी है? क्या ये जानता है कि दक्षिणी लाल क्या होता है? क्या यह इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि इसे लगता है कि लड़की सुंदर है और वह हीरो बनना चाहता है? रोहन मल्होत्रा के धुले हुए सफेद कपड़ों को देखकर वह पूरी तरह से गरीब लग रहा था। दागवाला हंसने से खुद को रोक नहीं पाया और रोहन मल्होत्रा की उकसावे की अनदेखी कर दी। दागवाला, चलो, इसे मास्टर को देखने के लिए दे दो और हर जाने की तैयारी करो। हाँ, हमें मास्टर का स्तर देखने दो। क्या ये दक्षिणी लाल की माला 8,000 या 10,000 की है? मास्टर, अगर तुम्हें नहीं पता, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आसपास के स्टॉल मालिकों ने हंसी मजाक में हिस्सा लिया, ठहाके लगाते हुए। वे सभी एक ही जगह पर हलचल मचा रहे थे और काफी समय से दागवाला का साथ दे रहे थे। स्टॉल के आसपास तमाशबीनों की भीड़ भी जमा हो गई थी, जो उंगलियां उठाकर उत्साह से चर्चा कर रहे थे। हर्जाना देना तो बनता था। ज्यादातर लोग हर्जाने की कीमत को लेकर बहस कर रहे थे। जहां तक रोहन मल्होत्रा का सवाल था, किसी ने सवाल नहीं उठाया। मास्टर, बकवास। टीवी पर पुराने विशेषज्ञ, वे कैसे दिखते हैं?
या तो पूरे सफेद बालों के साथ अमरताओवादी जैसे, या फिर चेहरों पर मजबूत दाढ़ी के साथ। यह मानक लुक है। ये युवा लड़का क्या गिनता है? हरीश तिवारी चुपके से चिंतित थी और पछतावे से भरी थी। उन्होंने पैर पटका। उन्होंने वाकई रोहन मल्होत्रा के साथ एक छोटा सा मजाक किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे गंभीरता से इस मौके का फायदा उठाकर सार्वजनिक तमाशा बनना चाहिए। उन्हें उम्मीद थी कि उसे वाकई कुछ पता हो, वरना ये कितना शर्मनाक होगा। हरीश तिवारी ने मन ही मन आह भरी। चश्मा पहने सुंदरी के बगल में बड़ी बहन ने भौहें सिकोड़ रखी थी, आसपास देखा और सुंदरी से फुसफुसाकर कहा, वरना बस उसे 10,000 दे दो और बात खत्म करो। इसे बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। लोग और ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं। चश्मा पहने सुंदरी, जो शुरू में हर्जाना देने को इच्छुक थी, अब रोहन मल्होत्रा को वहां खड़ा देखकर, जिस पर हर कोई उंगलियां उठा रहा था, उसे किसी तरह यह अन्यायपूर्ण लगा। उसे देखने दो, फिर हम हर्जाना दे देंगे, चश्मा पहने सुंदरी ने दागवाला से जोर से कहा। भले ही उन्हें हर्जाना देना हो, उन्हें अपने मददगार के लिए कुछ इज्जत बचानी थी। ये सुंदरी काफी दयालु है, रोहन मल्होत्रा ने मन में सोचा। दागवाला ने उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सुना कि यह महिला समझौता करने पर विचार कर रही थी और तुरंत उसे मजा आया। यह महिला वाकई बहुत सुंदर है। वह पतली कमर, वे लंबी गोरी टांगें, वाकई एक शानदार प्राणी, और उसकी आवाज भी प्यारी थी। दागवाला ने सुंदरी को लालची नजरों से लंबे समय तक देखा, फिर लापरवाही से दक्षिणी लाल माणिक की माला रोहन मल्होत्रा के हाथ में रख दी। देख लो छोटे, यह असली खजूरी लाल दक्षिणी लाल माणिक है। रोहन मल्होत्रा माला को पकड़कर उसका ठोस वजन महसूस कर रहे थे। वास्तव में उन्हें दक्षिणी लाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस इसे पकड़ने से उनका दिमाग सवालों से भर गया था। रक्तकमल, मेरे सारे सवाल खोजो और सबसे अच्छे जवाब छांटो। ठीक है, रक्तकमल ने जवाब दिया। तुरंत बाद रोहन मल्होत्रा को जो कुछ भी जानना था, वह सब पता चल गया। दक्षिणी लाल माणिक की एक कीमती किस्म, जिसका नाम इसके दक्षिणी सीमा में उत्पत्ति के कारण पड़ा, इसे चमकीले रंगों और बारीक बनावट की विशेषता है। खजूरी लाल जामुनी लाल के साथ दक्षिणी लाल की सबसे उच्च गुणवत्ता है, जिसमें जामुनी लाल आकर्षक है लेकिन चटकीला नहीं, लाल लेकिन गर्म। खजूरी लाल तेज रोशनी में प्रकाश को पार नहीं होने देता और इसका रंग एक समान होता है। इसके अलावा गुलाबी लाल, ज्वाला पैटर्न, चेरी लाल आदि हैं। अल्पविराम। लगभग एक पल में रोहन मल्होत्रा का दिमाग दक्षिणी लाल के बारे में ज्ञान से भर गया। मास्टर वाकई मास्टर है, बस देखने से, बिना किसी उपकरण के। प्रभावशाली। उसकी आंखें तेज टॉर्च, 365 यूवी लाइट और आवर्धक लेंस की तरह काम करती हैं। हाँ, मैं यहाँ इतने सालों से स्टॉल चला रहा हूँ और यह पहली बार है जब मैंने किसी को इस तरह मूल्यांकन करते देखा। प्रभावशाली। दागवाला के आसपास कुछ लोग हंसे और जानकार लोग भी सिर हिलाने लगे। मौजूद सभी लोगों की जेब में कुछ छोटे मोटे उपकरण मिल सकते थे। सबसे आम उपकरण थे तेज टॉर्च, 365 नैनोमीटर यूवी लाइट, आवर्धक लेंस और यहां तक कि कुछ विक्रेता खरीदारों को ये गैजेट सक्रिय रूप से पेश करते थे। हालांकि पूरे सेट के उपकरणों के साथ भी, बिना एक दशक या उससे ज्यादा अनुभव के, वे किसी काम के नहीं होते। और 10 से 20 साल के अनुभव के साथ भी, गलतियों की कोई गारंटी नहीं थी। रक्तकमल, इसे कैसे मूल्यांकन करें? रोहन मल्होत्रा ने चुपके से पूछा। दक्षिणी लाल को मूल्यांकन करने का तरीका सूचकांक करना है, बिना उपकरणों की सहायता के 17 तरीके हैं, जो हैं। रक्तकमल ने जल्दी से जानकारी डाल दी। रोहन मल्होत्रा ने पलक झपकाए और अचानक उनके विचार बदल गए। उन्हें खुद मूल्यांकन और निर्णय क्यों करना पड़ता था? रक्तकमल तो थी ही। रोहन मल्होत्रा के विचार फिर से बदले और उन्होंने संकोच के साथ पूछा, रक्तकमल, इस दक्षिणी लाल की माला की प्रामाणिकता का विश्लेषण करो। रोहन मल्होत्रा के अनुरोध पर रक्तकमल 2 सेकंड के लिए रुकी। उन 2 सेकंड की प्रतीक्षा में रोहन मल्होत्रा को लगा जैसे समय अनिश्चित काल तक खींच रहा हो। रक्तकमल की सहायता में पूरी वेब खोज शामिल थी, लेकिन क्या इस माला की प्रामाणिकता को ऑनलाइन खोजा जा सकता था? नहीं। विश्लेषण का क्या? दक्षिणी लाल के रंग स्पेक्ट्रम का सूचकांक बनाना, रंग तुलना करना। दक्षिणी लाल की घनत्व का सूचकांक बनाना, 17.65 और 18.01 के बीच व्यास वाले मोतियों का वजन गणना करना, गुणवत्ता तुलना करना। मौसम पैटर्न, सरंध्रता, पेटीना के उदाहरणों का सूचकांक बनाना, तुलना करना। अल्पविराम। बाहरी व्यक्ति के लिए रोहन मल्होत्रा केवल माला को संभालते हुए दिख रहे थे, बस 1 दर्जन सेकंड से ज्यादा चुप थे। रोहन मल्होत्रा के दिमाग में एक सूचना तूफान बन रहा था। रोहन मल्होत्रा इस बात से चकित थे कि रक्तकमल का इस तरह उपयोग किया जा सकता था। पहले वह केवल तरीके, ज्ञान के बिंदु खोजते थे और फिर स्वयं अभ्यास करते थे। लेकिन जैसा कि पता चला, रक्तकमल अनुरोध पर किसी वस्तु का सटीक विश्लेषण कर सकती थी। हालांकि भले ही इसमें केवल 1 दर्जन सेकंड लगे, रोहन मल्होत्रा को चक्कर और सिर भारी लग रहा था, गर्मी की लहर जैसे कि लू लग गई हो।
मेरे भगवान, ये डेटा प्रोसेसिंग बहुत भारी है। ऐसा लगता है कि रक्तकमल कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी गर्मी निकालने की जरूरत है। मैं तो मानव हीट सिंक हूँ। रोहन मल्होत्रा ने आश्चर्य में सोचा। ऐसा लगता है कि भविष्य में बड़े पैमाने पर विश्लेषण कार्य रक्तकमल से संयमपूर्वक करवाने चाहिए। यह नहीं कि रक्तकमल ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि वह स्वयं इसे संभाल नहीं सकता था। रोहन मल्होत्रा ने अपनी आंखें बंद करने और अपनी नाक के पुल को चुटकी में लेने से खुद को रोक नहीं पाए। अंतिम विश्लेषण परिणाम 20 सेकंड से भी कम समय में मूल्यांकन पूरा हो गया। कैसा रहा, मास्टर? थक गए? तुम थके हुए लग रहे हो। दागवाला ने जोर से हंसते हुए और तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, क्या तुम्हें कुछ समझ आया? इसकी कीमत कितनी है? हाँ, 10,000 रुपये, महंगा तो नहीं है ना? भीड़ से हंसी का एक फटकारा फूट पड़ा। चश्मा पहने सुंदरी ने थोड़ा सिर झुका लिया और अपने चश्मे से चेहरा ढक लिया, जबकि उनके बगल में बड़ी बहन पहले से ही अपना फोन निकाल रही थी, ट्रांसफर भुगतान करने के लिए तैयार। लोग और ज्यादा इकट्ठा हो रहे थे और ये तमाशा खत्म होने वाला था। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करूंगी। हम हर्जाना देंगे, बड़ी महिला ने ठंडे लहजे में कहा, दागवाला की ओर देखते हुए। अच्छा, शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। सब खुश रहते और हमें यहाँ हमारे मास्टर को चक्कर और पीला पड़ते हुए देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दागवाला ने रोहन मल्होत्रा पर तंज कसते हुए मोबाइल ट्रांसफर शुरू करने की तैयारी की। हरीश तिवारी ने गहरी सांस ली। बहरहाल, यह आखिरकार खत्म हुआ। रुको एक मिनट, किसने कहा कि हम तुम्हें 10,000 का हर्जाना दे रहे हैं? एक आवाज गूंजी। रोहन मल्होत्रा ने सिर उठाया, एक भारी सांस छोड़ी, और उनकी मुस्कुराती आंखें अनंत आत्मविश्वास बिखेर रही थीं। दागवाला को 10,000 लेकर चले जाने देना मतलब उनकी तकलीफ बेकार जाना था। क्या ये टुकड़ा दक्षिणी लाल माणिक कहलाने के लायक भी है? रोहन मल्होत्रा ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, माला को दागवाला की ओर उछाल दिया, जिसने उसे पकड़ने के लिए हड़बड़ाहट की। मुझे भी दक्षिणी लाल के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मुझे तो यह असली लगता है, बस गुणवत्ता और कीमत का मामला है, चश्मा पहने सुंदरी ने कहा। अगर ये दक्षिणी लाल नहीं है, तो फिर यह क्या है? दागवाला ने विद्रोही ढंग से चिल्लाया। बड़े कांच के मोती। रोहन मल्होत्रा ने अपनी पलकें उठाईं और तंज कसते हुए कहा। अध्याय 143, जाओ, बूढ़े सूरज से पूछो। कांच के मोती। रोहन मल्होत्रा के बयान ने पूरे स्थान को खामोश कर दिया। फिर एक धमाके के साथ वहां हंगामा मच गया। क्या ये दक्षिणी लाल माणिक का कंगन नहीं बताया गया था? ये कांच के मोती कैसे हो सकते हैं? किसने कांच के मोती नहीं देखे? ये बिल्कुल वैसा नहीं लगता। हाँ, उस रंग को देखो, उस बनावट को, ये कांच से थोड़ा भी मिलता जुलता कहाँ है? तमाशबीन उंगलियां उठाकर उत्साह से चर्चा कर रहे थे। तू क्या बकवास कर रहा है, छोटे? क्या तुझे कभी दक्षिणी लाल माणिक देखा भी है? बिल्कुल, तू स्पष्ट रूप से यहाँ गड़बड़ करने आया है। दागवाला, तुझे ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर मैं तुझ में होता, मैं इसे सहन नहीं करता। स्टॉल मालिक नाराज थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक उनके इस नाटक में रुचि को दर्शा रही थी। रोहन, अगर तुझे समझ नहीं है तो बकवास मत कर। हरीश तिवारी ने झुंझलाहट में पैर पटका। चाहे वह दक्षिणी लाल माणिक हो या कांच के मोती, वह महिला भुगतान करने वाली थी, तेरा इसे क्या लेना देना? चश्मा पहने सुंदरी और उनकी साथी हिचकिचाईं। कांच के मोतियों की एक माला पर 10,000 रुपये खर्च करना, बहुत सारा पैसा होना एक बात है, लेकिन मुख्य बात यह है कि यह जानकर असहजता होती है कि तुम अपनी मर्जी से ठगे जा रहे हो। दागवाला का चेहरा रंग बदल गया, उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखी, फिर वह उग्र हो गया। रोहन मल्होत्रा की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, तू क्या बकवास बोल रहा है? ये स्पष्ट रूप से शीर्ष गुणवत्ता का दक्षिणी लाल माणिक है और तू आज बिना स्पष्ट किए नहीं निकल पाएगा, भले ही तू 10,000 रुपये दे दे। रोहन मल्होत्रा ने हाथ बढ़ाया, दागवाला के हाथ से दक्षिणी लाल माणिक का कंगन वापस लिया, शांति से आसपास के लोगों को दिखाया। यहाँ जो जानकार हैं, वे आपको बताएंगे कि दक्षिणी लाल माणिक के शीर्ष गुणवत्ता के प्रतिनिधि के रूप में खजूरी लाल की विशेषता है कि यह लाल, चिपचिपा, बारीक, नम और एक समान होता है। खजूरी लाल की बनावट गर्म और नाजुक होती है। धूप में आप पाएंगे कि इसमें समग्र रूप से लाल चमक होती है जिसमें पीला रंग मिश्रित होता है, जो नारंगी पीले रंग की ओर झुकता है। रोहन मल्होत्रा ने अपनी आवाज बढ़ाकर कहा। भीड़ तुरंत शांत हो गई। प्राचीन वस्तुओं के शिकारी हमेशा ऐसी व्याख्याओं का आनंद लेते थे। सुनकर वे कहीं और इस ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते थे या व्यक्तिगत रूप से खजाने की खोज में इसे लागू कर सकते थे। लेकिन इस तथाकथित खजूरी लाल को देखो, ये किस रंग का है? ये तो थोड़ा पारदर्शी भी है। रोहन मल्होत्रा ने इसे ऊंचा उठाया ताकि धूप उसमें से चमके। इसे छुओ, इसमें वह नम, चिकना चर्बी जैसा एहसास गायब है। इसे करीब लाओ, आप पाएंगे कि इसमें प्राकृतिक पत्थर के पैटर्न भी नहीं हैं। जब प्रकाश इससे गुजरता है, आप सतह पर तैरते हुए सिंदूरी धब्बे देख सकते हैं, और इस तरह की पारदर्शिता और सिंदूरी धब्बे केवल चेरी लाल माणिक में पाए जाते हैं, लेकिन असली चेरी लाल में सिंदूरी धब्बे अंदर होते हैं। जानते हो ये क्यों है?
रोहन मल्होत्रा का भाव निश्चित था, उनकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं, और उस पल में वह एक प्राचीन वस्तु विशेषज्ञ की मिसाल थे। क्यों? चश्मा पहने सुंदरी ने खुद को रोक ना पाकर पूछा। उनका सवाल आसपास के तमाशाबीनों का भी सवाल था। क्योंकि कांच से बना ये दक्षिणी लाल माणिक तेज अम्ल से रंग डालकर संक्षारित किया गया है, फिर इसे उच्च तापमान पर रंग भट्टी में पकाया गया और अंत में इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए पॉलिश किया गया। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे उच्च गुणवत्ता की नकली माना जा सकता है। बाजार में इसकी कीमत भी सस्ती नहीं है, कम से कम 5 रुपये प्रति ग्राम से शुरू। 5 रुपये प्रति ग्राम, यह माला लगभग 100 ग्राम की होगी, यानी इसकी कीमत करीब 500 होगी। ऐसी उच्च गुणवत्ता की नकली को दागवाला जैसे स्टॉल पर रखा जाए तो इसे स्टॉल का खजाना माना जाएगा, क्योंकि बाकी शायद इससे भी सस्ते होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, ये खजूरी लाल कांच के मोतियों की माला है। रोहन मल्होत्रा ने अधिकारपूर्ण ढंग से निष्कर्ष निकाला। चारों ओर एक पल के लिए खामोशी छा गई। जो जानकार थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया। जो नहीं थे, वे रोहन मल्होत्रा के आत्मविश्वास भरे रवैये और उनके आकर्षक विश्लेषण से हिल गए। उनकी नजरें रोहन मल्होत्रा की ओर बदल गईं। हमें देखने दो। कुछ उत्सुक लोग रोहन मल्होत्रा के विवरण के आधार पर इसे जांचने के लिए आगे आए और वे आपस में चर्चा करने लगे। वाकई, ये दक्षिणी लाल का उच्च गुणवत्ता वाला कांच का नकली है, अम्ल से धोया गया। हाँ, ये चीज बुरे ढंग से नहीं बनाई गई, निश्चित रूप से 2-3 बार संसाधित की गई है। आमतौर पर जो जानकार हैं वे भी ठगे जाने से नहीं बच सकते, लेकिन तुम नौजवान अच्छे हो। ये लोग नियमित रूप से बाजार में आते थे और उनके इस तरह बोलने से अन्य तमाशबीन और भी आश्वस्त हो गए। स्टॉल मालिक भी एक साथ जमा हुए, आपस में फुसफुसाते हुए। ये लड़का वाकई जानता है। एक नज़र में पता चलता है कि वह इस घेरे का है। अरे, दागवाला ने इस बार वाकई एक कठिन टक्कर खाई। इस बार किसी ने दागवाला के लिए आवाज नहीं उठाई। चश्मा पहने सुंदरी और उनकी महिला साथी बार बार सिर हिलाईं, पूरी तरह से आश्वस्त। हरीश तिवारी अपनी खूबसूरत आंखें फाड़कर आश्चर्य से देख रही थी। रोहन मल्होत्रा को इस तरह घूर रही थी जैसे उसे पहचानती ही न हो। अजीब, मैंने ये क्यों नहीं देखा? ये लड़का, उसे वाकई नीलम के पत्थरों की जानकारी है। साधारण से दिखने वाले रोहन मल्होत्रा ने हरीश तिवारी को काफी झटका दिया। दागवाला का चेहरा बार बार बदल रहा था, उसकी आंखें नाराजगी से भरी थीं। उसे किसी से ज्यादा पता था कि यह चीज कहां से आई और इसकी गुणवत्ता क्या थी। उसने इसे अपने स्टॉल का स्टार आइटम बनाने का इरादा किया था, उम्मीद थी कि किसी कम जानकार को ठग लेगा। जब इसे पहना गया और टूट गया, वह खुशी से फूला नहीं समाया। जब वे भुगतान करने ही वाले थे, एक लड़के ने अपनी नाक घुसेड़ दी। तू बकवास कर रहा है, मेरे पास विशेषज्ञ का प्रामाणिकता प्रमाण पत्र है। तू, दागवाला गुस्से और हताशा में चाहता था कि वह रोहन मल्होत्रा को पकड़कर पीट दे। इसे पहचानते हो? रोहन मल्होत्रा ने अपना हाथ पलटा, एक कार्ड दिखाया। यह क्या बकवास है? दागवाला ने ठंडे लहजे में हंसते हुए उसे छीन लिया, लेकिन जैसे ही उसने इसे देखा, उसकी आंखें धीरे धीरे सुस्त पड़ गईं। श्री सूरज, श्री सूरज! दागवाला ने आश्चर्य से चिल्लाया। श्री सूरज का दोस्त? कोई आश्चर्य नहीं। हाँ, श्री सूरज का दोस्त, क्या वह गलत हो सकता है? आसपास के कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए, रोहन मल्होत्रा को और भी आत्मविश्वास के साथ देखते हुए। रोहन मल्होत्रा शांत रहे। ये बिजनेस कार्ड, और यहाँ तक कि सूरज राय भी, रोहन मल्होत्रा की नजरों में केवल धोखे के औजार थे। कोई उपाय नहीं था इस घेरे में। सब कुछ प्रसिद्धि के बारे में है। तुम सच बोल सकते हो, लेकिन तुम हर किसी को पूरी तरह विश्वास नहीं दिला सकते। तो बस प्रसिद्धि को बोलने दो। तुझे वाकई अपने पास की चीजों का इस्तेमाल करना आता है। हरीश तिवारी ने धीमी आवाज में कहा, उनकी आंखें मुस्कुराते हुए बोलीं। श्री सूरज का दोस्त, मैं मान गया। देख, मुझे 3000 दे दो और तुम जा सकते हो। दागवाला ने कार्ड को रोहन मल्होत्रा को वापस करते हुए उदासीनता से कहा। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया, दोनों महिलाओं की ओर देखने के लिए मुड़ा। बड़ी वाली ने जल्दी से अपना बैग खोला, जिसमें नकदी का मोटा ढेर था, आसानी से 10,000 से ज्यादा। उसने कुछ निकाला और गिना, फिर और निकालने वाली थी। रोहन मल्होत्रा ने हाथ बढ़ाया और कुछ नोट लिए, फिर मुड़कर दागवाला को देखा, जो लालची नजरों से बैग को घूर रहा था। रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ी, दागवाला के सामने कदम रखा और खुशी खुशी 4 या 500 रुपए उसके हाथ में ठूंस दिए। हमें ये चीज नहीं चाहिए। ये पैसा 2 टूटे मोतियों की कीमत को कवर कर देगा, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। इतनी सारी बातों के बाद अगर तुम अभी भी 3000 रुपये लेना चाहते हो, रोहन मल्होत्रा सहमत नहीं होगा। भाई, ये ठीक नहीं है, दागवाला ने भौहें सिकोड़कर कहा, अब स्पष्ट रूप से नाखुश। मैं बूढ़े सूरज का दोस्त हूं और तू अभी भी और चाहता है। जा, उससे पूछ। वह नीलम सट्टेबाजी क्षेत्र में है, हम भी जल्दी वहां जा रहे हैं। अगर चाहे तो हम साथ जा सकते हैं, रोहन मल्होत्रा ने ठंडे लहजे में कहा। श्री सूरज, रोहन मल्होत्रा के मुंह में बस बूढ़ा सूरज। पता नहीं सूरज राय क्या सोचेगा अगर उसे पता चला।
वह लड़का हरीश तिवारी को घूरता रहता था, मैं बस उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब हम बराबर हैं। रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन बड़बड़ाया। डाकवाला कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने नहीं कहा। रोहन मल्होत्रा को एक क्रूर नजर दी, वह बिना एक शब्द कहे मुड़कर चला गया। चलो, रोहन मल्होत्रा ने दोनों महिलाओं से कहा, फिर हरीश तिवारी को पुकारा। वे चारों बाजार के अंदर की ओर चले। डाकवाला अपने स्टॉल पर बैठा, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं जब वह रोहन मल्होत्रा को जाते हुए देख रहा था, फिर उसने दोनों महिलाओं की ओर देखा। एक आकर्षक, दूसरी धनी। अचानक, डाकवाला खड़ा हुआ और जल्दी से चला गया। अध्याय 144, चलो पत्थरों पर सट्टा लगाएं। जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने दक्षिणी लाल माणिक की माला के बारे में सार्वजनिक रूप से समझाया, दो बुजुर्ग पुरुष भीड़ के बाहर खड़े होकर शुरू से अंत तक तमाशा देखते रहे। एक, चौड़ा और मोटा, समृद्धि बिखेरता हुआ, हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए, उसकी आंखों में घमंड और सुस्ती की झलक थी। दूसरे में व्यापारी जैसा तीव्र स्वभाव था और वह अपने बगल में खड़े बुजुर्ग के प्रति पूरे समय चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरता रहा। ये युवा लड़का काफी दिलचस्प है। क्या वह सूरज का दोस्त है? ये बात समझ में आती है। सूरज अक्सर अपने आसपास के लोगों से तरह तरह की बातें करता है। कितना अफसोस, मेरा पोता बहुत लापरवाह और युवा है, और उसके दोस्त भी हमेशा ध्यान आकर्षित करने की तलाश में रहते हैं। समृद्ध बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। उनका तात्पर्य था कि रोहन मल्होत्रा की दक्षिणी लाल माणिक को पहचानने की क्षमता पूरी तरह उनके पोते सूरज राय से आई थी, और अंत में सूरज राय की प्रतिष्ठा के बल पर ही वह स्थिति को संभाल पाया। बूढ़े मास्टर सूरज, हमारे घेरे में आपको कौन नहीं जानता। इस उद्योग में जब आप बोलते हैं तो ये पूर्ण अधिकार माना जाता है। उनके बगल में खड़े बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, श्री सूरज ने आपसे सीधे सीखा है, और उनकी प्रतिष्ठा वाकई उत्कृष्ट है, हर कोई आश्वस्त है। देखिए, उन्हें बस किसी को कुछ संकेत देने की जरूरत होती है, और वह व्यक्ति आधा विशेषज्ञ बन जाता है। ये चापलूसी सुखद थी और बूढ़े मास्टर सूरज जोर से हंसे। जयेश शर्मा, तुम्हारी बातें करने की कला और बेहतर हो रही है। ठीक है, बाद में पत्थरों पर सट्टा लगाने के दौरान मैं सूरज से कहूंगा कि वह तुम्हारी थोड़ी और मदद करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयेश शर्मा इन शब्दों से बहुत खुश हुए। आप मेरी दुकान पर जाएं और थोड़ा आराम करें, चाय पिएं। मेरे पास कुछ शीर्ष गुणवत्ता वाली मुनस्यारी चाय है जिसे आप आजमा सकते हैं। मास्टर सूरज ने सिर हिलाया और जयेश शर्मा के साथ प्राचीन नीलम बाजार की ओर बढ़े। दूसरी ओर, रोहन मल्होत्रा और हरीश तिवारी, चश्मा पहने सुंदरी और उनकी साथी के साथ एक साथ आगे बढ़े। आप दोनों की मदद के लिए धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको कैसे संबोधित करें? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहन मल्होत्रा, हरीश तिवारी, उन्होंने एक एक करके जवाब दिया। और हम आपको दोनों को कैसे संबोधित करें? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सवाल वापस पूछा। चश्मा पहने सुंदरी जवाब देने वाली थी जब उनकी साथी ने हाथ बढ़ाकर उनकी आस्तीन खींची। हालांकि चश्मा पहने महिला को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी साथी की ओर इशारा किया, यह मिनी है और मैं हूं जया मिश्रा। मिनी, जया मिश्रा, ये तो एक ही व्यक्ति का नाम जैसा लगता है। रोहन मल्होत्रा और हरीश तिवारी थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, नहीं वे उत्सुक थे। आजकल इंटरनेट पर वे सभी मजेदार लेकिन असली नाम, जैसे तुलसी काव्य, भक्ति भजन, गद्य, ऐसे लोग हैं जिनके ये नाम हैं, तो इसमें क्या अजीब है? मिस जया, क्या आप लोग भी यहाँ नीलम और प्राचीन वस्तुएं खरीदने आए हैं? हरीश तिवारी ने पूछा। क्यों, क्या ऐसा नहीं लगता? जया मिश्रा ने जवाब दिया। हरीश तिवारी ने जया मिश्रा की गोरी नीलम जैसी गर्दन की ओर देखा, जहां एक नाजुक पेंडेंट लटक रहा था। तनिष्क, ये सस्ता नहीं होगा, कुछ लाख रुपए से कम में नहीं। और ये तो बस एक उदाहरण था। एक इंटरनेट सेलिब्रिटी के रूप में गेम खेलने के अलावा हरीश तिवारी फैशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देती थी। वह विभिन्न कपड़ों और आभूषण ब्रांडों और उनकी कीमतों के बारे में बिना दोहराए दिन रात बता सकती थी। ये जया मिश्रा, उनके कपड़ों से लेकर उनके हाथ में पकड़े बटुए तक, सब कुछ उच्च स्तरीय ब्रांड का था। इन सब को मिलाकर उनकी कीमत एक लग्जरी कार जितनी थी। क्या वे नकली हो सकते हैं? सामान्य लोग शायद घमंड के लिए एक नकली ब्रांड पहन लें, लेकिन सिर से पांव तक नकली चीजों में सजें, ऐसा नहीं। बेशक ऐसे लोग भी मौजूद थे, लेकिन वे निश्चित रूप से घमंडी और अहंकारी होते। जया मिश्रा, दूसरी ओर, न तो दिखावटी थी और न ही घमंडी, और उनका व्यवहार दोस्ताना था। उनके हर शब्द और हाव भाव से कुलीनता और शालीनता झलकती थी। मुझे बस लगता है कि अगर आप वाकई नीलम के आभूषण खरीदना चाहती, तो आपको ऐसी जगह आने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ब्रांड विशेष दुकान कहीं ज्यादा सुविधाजनक होती। हरीश तिवारी का जवाब सावधानी भरा था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट दिखावे की ओर इशारा नहीं किया। मुझे बस लगता है कि यह जगह मजेदार है, इसलिए मैं यहाँ टहलने आई, जया मिश्रा ने खुशी से कहा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे इस टहलने से मैं कितनी थक गई हूँ, मिनी ने बगल में कराहते हुए कहा।
उनका पहनावा अच्छा था, लेकिन स्पष्ट रूप से जया मिश्रा जितना उच्च स्तरीय नहीं था। धन्यवाद, मिनी। मैं शायद ही कभी बाहर निकल पाती हूँ, इसलिए मैं आराम करना और मजा करना चाहती हूँ, जया मिश्रा ने मिनी के कंधे पर लाड़ भरे अंदाज में झुकते हुए कहा। ठीक है, ठीक है, अब जब हम बाहर हैं, तो इसका जिक्र करने का क्या मतलब? मिनी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। जया मिश्रा ने फिर से लाड़ भरा व्यवहार किया। क्या वे बड़े चश्मे पहनना परेशान नहीं करता? रोहन मल्होत्रा ने पूछा। हरीश तिवारी ने चुपके से उसे खींचा। ये लड़का आमतौर पर लोमड़ी जैसा चालाक था, लेकिन कभी कभी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता था? एक लड़की ने कैसे कपड़े पहने, ये किसी बड़े लड़के का काम नहीं था। इसके अलावा शायद उनके अपने कारण थे। मैंने इन्हें जानबूझकर पहना। जया मिश्रा ने वास्तव में इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। रोहन मल्होत्रा को जवाब देते हुए, इस युग में जहां लोग चेहरों से आंकते हैं, इन्हें पहनने से लोग शायद मुझे एक बड़ी सुंदरी समझें, लेकिन वास्तव में इन्हें उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते हुए जया मिश्रा ने वाकई अपने चश्मे उतार दिए। उस लड़की के गालों की आकृति सुंदर थी, उसकी आंखें और नाक भी नाजुक थी, लेकिन अफसोस उसके चेहरे पर ढेर सारी झाइयां थीं और उसने तो स्मोकी मेकअप भी किया हुआ था। इससे उसकी सुंदरता बढ़ने के बजाय वह कुछ हद तक बदसूरत लग रही थी। बिना मेकअप के वह बेहतर दिखती, चश्मे के साथ और भी अच्छी। रोहन मल्होत्रा को अचानक उसे चश्मे वापस पहनने के लिए कहने की इच्छा हुई। हरीश तिवारी शुरू में उस चेहरे को सीधे देख नहीं पाईं, लेकिन जैसे जैसे वे देखती रहीं, उन्होंने अपनी भौहें लगभग अगोचर रूप से सिकोड़ लीं। उन्हें हमेशा लगता था कि उस लड़की की विशेषताएं किसी तरह परिचित लग रही थीं, लेकिन वे याद नहीं कर पा रही थीं कि उन्होंने उसे कहाँ देखा था। छोड़ो, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। हरीश तिवारी ने हल्के से सिर हिलाया, इस पर और विचार न करने का फैसला किया। वे कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। जया मिश्रा हरीश तिवारी से भी ज्यादा उत्सुक दिख रही थी, लगातार स्टॉलों पर मौजूद विचित्र चीजों के बारे में पूछ रही थी। चूंकि मिनी हमेशा जवाब नहीं दे पाती थी, उन्होंने रोहन मल्होत्रा की ओर रुख किया। रक्तकमल की खोज क्षमता की मदद से रोहन मल्होत्रा ने उत्सुक बच्चे को हर तरह की चीजें समझानी शुरू की। यह क्या है? सुअर के पेट का टुकड़ा। इसे मांस पत्थर कहा जाता है, यह एक प्रकार का पत्थर है। अरे, वह लकड़ी का टुकड़ा प्राचीन वस्तु कैसे हो सकता है? वह चंदन की लकड़ी है, अच्छी चीज, बहुत कीमती। वह छोटा चैनी मिट्टी का प्याला बहुत सुंदर है। मध्यकालीन नीला और सफेद हस्त निर्मित प्याला। क्या यह असली है? असली तो लाल किले में है। जया मिश्रा रास्ते में सवाल पूछती रही, और रोहन मल्होत्रा ने बस एक नजर डालकर लापरवाही से समझाया। हरीश तिवारी और मिनी उसे आश्चर्य से देख रही थीं। वह असली से भी ज्यादा विश्वसनीय लग रहा था। कौन जानता था कि वह बनावट कर रहा है या नहीं? हरीश तिवारी ने मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन स्टॉल मालिकों की रोहन मल्होत्रा की ओर विस्मित नजरें देखकर शायद रोहन मल्होत्रा जो कह रहा था वह वाकई सही था। ये लड़का वाकई अपनी चीजें जानता था। हरीश तिवारी ने पलक झपकाए। अचानक रोहन मल्होत्रा के ये कहने की याद आई कि उसे नीलम के बारे में भी बहुत कुछ पता है। क्यों ना हम पत्थरों पर सट्टा लगाने चलें? हरीश तिवारी ने अचानक सुझाव दिया। उनके चेहरे पर उत्साह की चमक थी। पत्थरों पर सट्टा? जया मिश्रा ने रोहन मल्होत्रा को उत्सुकता से देखा। पत्थरों पर सट्टा आमतौर पर मौसम से घिसे हुए नीलम के कच्चे पत्थरों पर दांव लगाने से संबंधित होता है, रोहन मल्होत्रा ने समझाया। जया मिश्रा उलझन में दिखीं। यह जमीन पर पत्थरों के अंडों जैसे ढेरों की तरह होता है। आप पैसे देते हैं, चुनते हैं, और अगर आप एक अच्छा पत्थर काटते हैं और उसमें बढ़िया नीलम निकलता है, तो आप मुनाफा कमाते हैं। वरना ये पैसे फेंकने जैसा है, रोहन मल्होत्रा ने अनिच्छा से यह समझाया। हरीश तिवारी और मिनी अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाईं। ये व्याख्या वाकई आम आदमी के लिए थी। मुझे समझ आ गया, यह मजेदार लगता है, चलो हम भी ऐसा करें। जया मिश्रा ने उत्साह से चिल्लाया, रोहन मल्होत्रा को साथ खींचने के लिए उत्सुक। थोड़े ही समय में वह उनके साथ काफी घुल मिल गई थी। अरे, तुम गलत रास्ते जा रहे हो, इधर है। हरीश तिवारी ने उन्हें देखते हुए थकान महसूस की। अध्याय 145, तिवारी परिवार का मास्टर। इंद्रपुर का प्राचीन नीलम बाजार, पत्थरों पर सट्टा क्षेत्र, सबसे पीछे कार्यशाला जैसे भवनों का एक समूह, जिसमें अंदर मंद प्रकाश था, शॉपिंग मॉल की तरह व्यवस्थित, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गलियारों के साथ। गलियारों के किनारे स्टॉल थे, और प्रत्येक स्टॉल के ऊपर एक समान रूप से निर्मित शेड था, जो पहले से ही मंद प्रकाश को और छिपा देता था। ऐसे माहौल में खरीदारों के लिए तेज टॉर्च या पराबैंगनी रोशनी का उपयोग करके कच्चे पत्थरों की जांच करना सुविधाजनक था, और निश्चित रूप से ये खरीदारों को संभावित कटों को देखने में भी मदद करता था। प्रत्येक स्टॉल के सामने हमेशा कई लोग कच्चे पत्थरों की जांच करते थे, और एक बार कीमत तय हो जाने पर वे इसे पास के कारीगरों को सौंप देते थे ताकि पत्थर काटने और नक्काशी शुरू हो सके। कुछ छोटे स्टॉलों पर आप कुछ 100 रुपये में मुट्ठी के आकार का पत्थर ले सकते थे, जिससे लोगों की उत्सुकता और रातों रात अमीर बनने के सपने पूरे होते थे।
पत्थर काटने की आवाज आमतौर पर शोरगुल और कर्कश। लेकिन आज ये बहुत शांत था और प्रत्येक स्टॉल के आसपास लोग बहुत कम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज महीने में एक बार पत्थरों पर सट्टा क्षेत्र के केंद्र में नीलम चयन समारोह आयोजित होता था। प्रत्येक स्टॉल एक चुनिंदा कच्चा नीलम योगदान देता था ताकि सक्षम लोग आएं और चयन करें, जैसे कि एक मासिक मेला। यहाँ तक कि प्राचीन नीलम बाजार के कुछ नीलम दुकानों के मालिक भी कुछ दौर में हिस्सा लेते थे। इस समय केंद्रीय क्षेत्र में लंबी मेजें एक चाप में व्यवस्थित थीं, दो वृत्तों में, एक बड़ा और एक छोटा, जिसमें प्रवेश और निकास के लिए एक अंतर छोड़ा गया था। मेजों पर स्टॉलों द्वारा चयन के लिए लाए गए चुनिंदा कच्चे पत्थर रखे थे। पत्थरों के चयन की प्रक्रिया के भी अपने नियम थे। जो भी अंदर जाता था उसे कम से कम एक पत्थर चुनना होता था, जिसमें सबसे सस्ता 10,000 रुपये से शुरू होता था और सबसे महंगा लाखों में जाता था। अभी क्षेत्र के आसपास सैकड़ों लोग जमा थे, फुसफुसाते और उत्साह से चर्चा करते हुए। समय समय पर कोई न कोई आगे बढ़ता, अपना चयन करता और फिर चुने हुए कच्चे पत्थर को मौके पर ही काटता। जिनकी किस्मत अच्छी थी वे स्वाभाविक रूप से खुशी से चमक रहे थे, जबकि कम भाग्यशाली या यहाँ तक कि अपनी पूरी हिस्सेदारी हारने वाले सभी उत्सुकता से किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जो उनसे भी बुरा हाल में हो। दर्शकों की पहली पंक्ति में कई ताइशी कुर्सियां एक चाप में व्यवस्थित थीं, जिन पर आयोजकों द्वारा आमंत्रित गवाह बैठे थे। इन सीटों के ठीक केंद्र में वह तिवारी उपनाम बुजुर्ग था, जो प्राचीन नीलम बाजार के प्रवेश द्वार पर रुककर रोहन मल्होत्रा को दक्षिणी लाल माणिक का मूल्यांकन करते देख रहा था, और उसके बगल में जयेश शर्मा, सम्मानपूर्ण दिखते हुए। आज हमें बूढ़े मास्टर सूरज को हमारे गवाह के रूप में पाकर हम भाग्यशाली हैं। आप क्यों नहीं कोशिश करते? जयेश शर्मा ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। अगर हम जीत गए तो आप 70% लें और मैं 30 लूंगा। अगर हम हार गए तो यह मेरे ऊपर है। मेरी टांग खींचना बंद करो, बॉस जयेश। बूढ़े मास्टर सूरज के पत्थरों में संभावना देखने की क्षमता के साथ 30% भी तुम्हारे लिए चोरी है। उनके बगल में किसी ने तंज कसा। वाकई, मैं बूढ़े मास्टर सूरज के साथ 2-8 करने को तैयार हूं, बशर्ते वह सहमत हों। एक और व्यक्ति ने पुकारा। पत्थरों पर सट्टा लगाने से 10 गुना से ज्यादा मुनाफा हो सकता था। आसपास के नीलम दुकान के मालिक वहां खेलने के लिए थे, लेकिन इंतजार भी कर रहे थे। उनकी आंखें किसी बढ़िया नीलम के प्रकट होने की प्रत्याशा में चमक रही थी ताकि वे उसे मौके पर ही खरीद सकें। खांसी, सज्जनों, मैं यहाँ गवाह के रूप में हूँ और आप सभी भी। हमें इन मामलों पर चर्चा करना शायद उचित नहीं लगता, तिवारी उपनाम बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसकर कहा। हाँ बिल्कुल, भीड़ ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। वह बूढ़ा कौन है जिसके प्रति सभी दुकान मालिक इतना सम्मान दिखा रहे हैं? दर्शकों में से किसी ने पूछा, जिसने तुरंत तिरस्कार भरी नजरें और हंसी को आकर्षित किया। वह इंद्रपुर के नीलम घेरे की किंवदंती है, दिव्य नजर सूरज, सूरज तिवारी। वह हैं, मैंने उनके बारे में सुना है, वे राष्ट्रीय रेडियो पर आए थे। भीड़ हैरानी से हाँफने लगी। इंद्रपुर के दिव्य नजर सूरज, उनकी कला असाधारण थी। बिना किसी उपकरण के, केवल अपनी आंखों से देखकर, हाथों से छूकर और वजन का अंदाजा लगाकर वे पत्थर के अंदर नीलम की गुणवत्ता बता सकते थे। इसके अलावा कभी गलती नहीं करते। ये वाकई एक चमत्कार था, अलौकिक जैसा। सूरज तिवारी को आसपास के सभी लोगों से प्रशंसा मिली और उनके चेहरे पर मुस्कान में कुछ गर्व झलकने लगा। उनकी आज की उपलब्धियां दशकों के संचित अनुभव का परिणाम थीं। उत्तरी गुप्त काल के महान साहित्यकार कालिदास ने एक बार तेल बेचने वाला बूढ़ा लिखा था, जिसमें बूढ़े ने जमीन पर एक लौकी रखी, इसके मुंह को एक सिक्के से ढका और धीरे से तेल डाला, सिक्के के छेद से डालते हुए, फिर भी सिक्का सूखा रहा। सूरज तिवारी इस स्तर पर थे, जो स्पष्ट रूप से वर्षों से तराशे गए हाथ के एहसास पर पूरी तरह निर्भर था। बेशक अंतर्ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय सूरज राय युवाओं के एक समूह से घिरे हुए थे, किनारे पर खड़े, पत्थर चुनने की कोशिश करने के लिए उत्सुक। जब सूरज तिवारी ने अपने पोते को देखा, उनकी आंखें अनकहा संतोष चमक उठी। सूरज की प्रतिभा मुझसे भी ज्यादा है और भविष्य में तिवारी परिवार का एक और मास्टर होगा। यहाँ तक कि अब वह पहले से ही अपनी जगह बना सकता है। श्री सूरज मंच पर जाने वाले हैं, जयेश शर्मा ने बुजुर्ग सूरज से चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। मुझे बस आपका वह नियम समझ नहीं आता जो आपने उनके लिए बनाया है, कि केवल 5 पत्थर चुनने की अनुमति है। ये बहुत कम है। उन 5 में से 2 आपके लिए चुने गए हैं, क्या ये काफी नहीं है? बूढ़े ने अपनी आवाज धीमी की। अगर मैंने उसे स्वतंत्र रूप से चुनने दिया तो बाकी लोग क्या करेंगे? ये तो छोड़ो, क्या वे नहीं कहेंगे कि हमारे बीच अंदर की सांठ-गांठ है? हाँ, वाकई। श्री सूरज, कम से कम बूढ़े सूरज की पत्थर चयन में सफलता की दर का 50% तो रखते ही हैं। ये कहना नहीं कि यह पक्का है, लेकिन ये काफी करीब है। जयेश शर्मा जोर से हंसे, स्पष्ट रूप से सूरज राय को भी बहुत ऊंचा मानते थे। आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने श्री सूरज को घेरे में एक उपनाम दिया है, श्री सूरज।
जयेश शर्मा ने उदासीनता से टिप्पणी की। क्या बकवास। सूरज तिवारी ने हंसते हुए डांटा, क्या वह उग्र युवा वाकई इसके लायक है? बिल्कुल है। आसपास के लोग कोरस में शामिल हो गए। इससे सूरज तिवारी का चेहरा गर्व से चमक उठा और वे गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। पत्थरों पर सट्टा क्षेत्र का प्रवेश द्वार। रोहन मल्होत्रा और 3 अन्य लोग अंदर चले। तो यह है पत्थरों पर सट्टा क्षेत्र। हाँ, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, जया मिश्रा ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, यह मेरी अपेक्षा से अलग है। ये कुछ शांत क्यों लगता है? हरीश तिवारी भी हैरान थीं। रोहन मल्होत्रा और मिनी ने भी यही भावना साझा की। युवतियों, यह आपका पहला मौका होगा, है ना? पास में एक स्टॉल संभाल रही एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आज संयोग से पत्थर सभा है, इसलिए सब अंदर जाकर इसे जीवंत बना रहे हैं। पत्थर सभा। रोहन मल्होत्रा और अन्य लोग पूरी तरह से उलझन में थे। महिला ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और बस अपने हाथ से अंदर की ओर इशारा किया, बस वहां जाओ और देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। बोलते हुए महिला ने समूह का मुआयना किया। रोहन मल्होत्रा, हरीश तिवारी, यामिनी, जो औसत दिखते थे और साधारण कपड़े पहने थे, पर उसका कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। हालांकि उसने जया मिश्रा की ओर सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि वह धनी लग रही थी। अंदर सट्टा 10,000 से शुरू होता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो पैसा कमाया जा सकता है, उसने जोड़ा। 10,000 से शुरू। हरीश तिवारी ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने इस बार बड़ा खेलने की योजना नहीं बनाई थी, बस कुछ 100 या 1000 रुपये खर्च करके कुछ छोटे पत्थर चुनकर मजा लेना उनका इरादा था। ये वाकई दिलचस्प लगता है। चलो, देखने चलते हैं। जया मिश्रा असामान्य रूप से उत्साहित थीं, रोहन मल्होत्रा को खींचकर सीधे अंदर की ओर बढ़ीं। हरीश तिवारी और मिनी के पास पीछे चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे अभी अभी अंदर गए थे। उनके पीछे 2 पुरुष जल्दी से अंदर चले। ये दागवाला था, जिसके साथ एक चूहे जैसे चेहरे वाला लेकिन कुछ हद तक हटा कटा आदमी था। उन्होंने रोहन मल्होत्रा और उनके समूह की पीठ की ओर देखा और उनके पीछे अंदर चले गए। खुरदुरा। प्रवेश द्वार पर मौजूद महिला भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, रोहन मल्होत्रा और उनके साथियों की ओर चिंतित नजरों से देखते हुए। उसने अपने आप से बड़बड़ाया, ये बदमाश अब क्या करने जा रहा है? इनका पीछा कर रहा है। वे युवा लोग शायद मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अरे, ज्यादा से ज्यादा बस पैसे का नुकसान होगा। मुझे इससे क्या? महिला आराम से कुर्सी पर लेट गई और चिंता न करने का फैसला किया। अध्याय 146। मैं हूं विशेषज्ञ। नीलमों पर सट्टा लगाने का क्षेत्र केंद्र में हलचल भरा था, जिसमें दर्शकों की कोई कमी नहीं थी। रोहन मल्होत्रा, हरीश तिवारी, जया मिश्रा और मिनी दीदी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एक जगह ढूंढकर सबसे आगे तक पहुंच गए। उनका अब जो प्रमुख स्थान था, वह कच्चे पत्थरों वाली मेज से बहुत करीब था, 2 मीटर से भी कम दूरी पर। मेज पर विभिन्न आकारों और रंगों के पत्थर बिछे थे, प्रत्येक पर चाक से 2 पंक्तियों में नंबर लिखे थे, ऊपर एक पहचान कोड और नीचे कीमत। तो ये थी पत्थर सभा। रोहन मल्होत्रा को अचानक समझ आया। पत्थरों की सभा। भीड़ के सामने एक लाल चेतावनी रेखा खींची गई थी और परिसर के अंदर अंतराल पर संदेश लगे थे। दर्शकों की अनुमति नहीं। अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको एक चुनना होगा। अंदर जाने के लिए आपको एक पत्थर चुनना होगा। यह एक सख्त नियम जैसा लगता था। ये सोचना कि इतना छोटा टुकड़ा 50,000 का है। हरीश तिवारी ने पास की मेज पर तरबूज के आकार के कच्चे पत्थर की कीमत का टैग देखकर आश्चर्य से कहा, क्या आप उस पैसे को वापस भी कमा सकते हैं? जया मिश्रा ने भी पूछा। आसपास के लोग अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या उन्हें लगता था कि यह गोभी खरीदने जैसा है, जहां आपने जितना खर्च किया उतना मूल्य मिलना चाहिए? ये था पत्थरों पर सट्टा। अगर हरीश तिवारी की आश्चर्यजनक सुंदरता और जया मिश्रा का बेदाग फिगर न होता तो आसपास की भीड़ अब तक ताने मार चुकी होती। पास में खड़ा एक युवक हरीश तिवारी को समझाने से खुद को रोक नहीं पाया, सुंदर महिला, अगर शाही हरा पूरी तरह से रंग वाला निकल आए तो 50,000 क्या है? इसका मूल्य दर्जनों गुना, यहां तक कि 100 गुना बढ़ सकता है। सचमुच? क्या बहुत सारे शाही हरे होते हैं? जया मिश्रा ने आश्चर्य से पूछा। युवक कुछ और समझाने वाला था जब उसे अचानक जया मिश्रा का झायों वाला चेहरा साफ दिखाई दिया और वह चौंक गया, तुरंत रुचि खो बैठा और आलस्य से बोला, इतने सारे कैसे हो सकते हैं? अगर ऐसा होता तो वे गोभी जैसे होते। कभी कभी कई पत्थर सभाओं में एक भी नहीं निकलता। श्री सूरज मैदान में उतर रहे हैं। अचानक किसी ने चिल्लाया। युवक की आंखें चमक उठी और वह उत्सुकता से गर्दन फैलाकर देखने लगा। आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। रोहन मल्होत्रा के दिल में हलचल हुई। श्री सूरज, वह सूरज राय, उनकी प्रतिष्ठा वाकई छोटी नहीं थी। महिलाएं भी उत्सुक थीं, उनकी नजर उस दिशा में मुड़ गई। सीधे सामने सूरज राय सिर ऊंचा करके अंदर आए, मेज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्रत्येक पत्थर की जांच करने लगे।
कई पत्थरों पर उन्होंने बस एक नज़र डाली और बिना रुके आगे बढ़ गए, केवल उन पर रुके जो उनकी रुचि जगाते थे। फिर वे उन्हें उठाकर करीब से देखते, यहाँ तक कि हाथ में तौलते। तिवारी परिवार की पत्थर चयन तकनीक, किसी ने चिल्लाकर कहा। बिना किसी उपकरण के, केवल एक जोड़ी आंखों, एक जोड़ी हाथों पर निर्भर, देखना, छूना और तौलना, ये जादू जैसा है। किसी ने मदद नहीं कर पाया लेकिन कहा, क्या ये वाकई इतना चमत्कारी है? हरीश तिवारी और जया मिश्रा अपनी आंखें फैलाए बिना नहीं रह पाईं। ये काफी हद तक मेरी पाई गई रणनीति जैसा है। रोहन मल्होत्रा ने उदासीन नजर डाली। रोहन मल्होत्रा की रणनीति में रेत की सतह की जांच करना, बनावट को महसूस करना, पत्थर को ठकाठकाकर उसकी आवाज सुनना और तौलना शामिल था। यह एक पूर्ण सेट था जो सूरज राय की विधि से कहीं अधिक सूक्ष्म था। सूरज राय की तकनीक को देखकर ये लगता था एक सरलीकृत संस्करण। मैदान में सूरज राय घूमते और पत्थर चुनते रहे। भीड़ उनकी ओर गौर से देख रही थी, उनकी आंखें शांति में चमक रही थीं। आखिरकार 10 मिनट से अधिक समय बाद सूरज राय ने एक पत्थर चुना, संतुष्टि से सिर हिलाया। तुरंत कोई आया और उस पत्थर को ले गया। फिर जैसे सूरज राय लय में आ गए हों, उन्होंने अपनी चयन प्रक्रिया को तेज किया। 30 मिनट के भीतर बाकी 4 पत्थर चुन लिए। चुने गए 5 पत्थरों को गवाहों को दिखाया गया। जयेश शर्मा ने विशेष रूप से लाल चाक का उपयोग करके 2 पत्थरों पर गोले बनाए, ये दर्शाते हुए कि वे उनके थे, जबकि बाकी 3 मालिकों ने शेष 3 को समान रूप से बांट लिया। चलो पत्थर काटें, सूरज तिवारी ने मुस्कुराते हुए जोर से पुकारा। उन्होंने उन्हें देख लिया था और कच्चे पत्थर बुरे नहीं थे। काटने की थोड़ी कर्कश आवाज के साथ एक के बाद एक विस्मय भरे स्वर सुनाई दिए। इसका रंग अच्छा है, क्या मुनाफा है, ये भी शानदार सामग्री। 5 कच्चे पत्थरों में से 3 ने विस्मय भरे स्वर उत्पन्न किए। हालांकि एक की गुणवत्ता थोड़ी कम थी, फिर भी यह नुकसान नहीं था। केवल आखिरी पत्थर पर काटने वाला अचानक रुक गया, फिर चिल्लाया, हिम सूरज हरा। जयेश शर्मा अपनी सीट से उछल पड़े, उनकी आंखें ईर्ष्या से हरी हो गईं। आखिरी पत्थर जो उनका था 1 लाख में कीमत वाला था, और एक कट से हिम सूरज हरा प्रकट हुआ। सामग्री कितनी बड़ी है और गुणवत्ता क्या है? आसपास के मालिक जयेश शर्मा को देख रहे थे, उनकी आंखें ईर्ष्या और जलन से भरी थीं। पुराना जयेश वाकई भाग्यशाली है, इतना अच्छा भाग्य पाना। तुमने धन कमा लिया, पुराना जयेश। तुम बूढ़े सूरज या श्री सूरज को नहीं भूल सकते। हिमसूरज हरे सामग्री को हाथ में लिए जयेश शर्मा पूरी तरह से चमक रहे थे, उनकी मुस्कान बिखर रही थी, खुशी से उनके कान तक फैल रही थी। अच्छा, बहुत अच्छा। बूढ़े सूरज की पत्थर मूल्यांकन की कला वाकई प्रभावशाली है, जैसे श्री सूरज अविश्वसनीय है, जादुई, वाकई जादुई। जयेश शर्मा उत्साह से बाहर थे, शायद ही जानते थे कि और क्या कहना है। ऐसी शानदार सामग्री देखकर चारों ओर विस्मय भरे स्वर उठे। जगदीश राव और चेतना शर्मा, जो सूरज राय का पीछा कर रहे थे, गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। खासकर चेतना शर्मा, जो सूरज राय को असीम प्रशंसा और प्रेम भरी नजरों से देख रही थी। इंद्रपुर के नीलम पत्थर घेरे में युवा पीढ़ी में कौन सूरज की बराबरी कर सकता है? केवल इस कला के साथ तिवारी परिवार की संपत्ति के बिना भी सूरज फिर भी फल फूल जाएगा। चेतना शर्मा की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। ये पुरुष उनका था, श्री सूरज, कमाल। जगदीश राव ने उत्साह से चिल्लाया। उनके प्रोत्साहन से युवाओं का समूह भी नारा लगाने लगा, श्री सूरज, श्री सूरज, श्री सूरज। सूरज राय ने भीड़ को शालीनता से स्वीकार किया, उनके हाव भाव में घमंड झलक रहा था। उनके पास गर्व करने का अधिकार था। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने हरीश तिवारी को वहां खड़े देखा, एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर महिला। उनके मुकाबले चेतना शर्मा कई स्तर पीछे थी। उनके बगल में एक विस्फोटक फिगर वाली महिला खड़ी थी। अफसोस कि उनका चेहरा कुछ हद तक कमजोर था, यहां तक कि थोड़ा बदसूरत। फिर भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे के साथ वह फिर भी असाधारण होती। सूरज राय को दोनों महिलाओं में बहुत रुचि हो गई और वे उनकी ओर टहलते हुए चले। क्या संयोग, मिस हरीश, क्या आप भी पत्थरों पर सट्टा लगाने आए हैं? सूरज राय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आप दोनों के लिए एक एक पत्थर चुन सकता हूं, कैसा रहेगा? हालांकि सूरज तिवारी ने कहा था कि वे केवल 5 पत्थर चुन सकते हैं, ये केवल मौजूदा मालिकों को हितों के टकराव से बचाने के लिए कहा गया था। अब वे सुंदरियों के लिए पत्थर चुनना चाहते थे और उन्हें विश्वास था कि उनके दादाजी उनका समर्थन करेंगे और बाकी मालिक कुछ नहीं कहेंगे। आखिरकार उन्हें अभी भी तिवारी परिवार पर निर्भर रहना था। श्री सूरज उनके लिए पत्थर चुनना चाहते हैं। चारों ओर आश्चर्य भरे स्वर उठे। वह महिला साथ में क्यों आई? चेतना शर्मा ने भौहें सिकोड़ ली, सतर्क होकर तुरंत चारों ओर चक्कर लगाने लगी। ये देखकर कि सूरज राय अभी अभी बार बार सफल हुए थे, ऐसे विशेषज्ञ के साथ पत्थरों पर सट्टा लगाने में मदद मिलने से हरीश तिवारी स्वाभाविक रूप से खुश थीं। वे अभी सिर हिलाने वाली थीं। बगल से एक ठंडी हंसी आई। तुम फिर से क्यों पीछे आ गईं? हमारे श्री सूरज को इतना प्रभावशाली देखकर क्या तुम उत्सुकता से उनके साथ चिपक रही हो?
चेतना शर्मा पहले से ही हरीश तिवारी के बगल में आ चुकी थी, हाथ बांधे ठंडी मजाक उड़ाती हुई। बकवास मत करो। सूरज राय का चेहरा बदल गया और उन्होंने डांटा। हरीश तिवारी काफी प्रसन्न थी, लेकिन उस टिप्पणी पर उनका चेहरा उदास हो गया। पत्थर चुनने में क्या खास है? जैसे मेरे पास कोई नहीं है। रोहन मल्होत्रा, जाओ, उसे दिखाओ कि असली विशेषज्ञ क्या होता है। रोहन मल्होत्रा, जो चुप रहे थे, अचानक सबसे आगे धकेल दिए गए। ओह, एक विशेषज्ञ। सूरज राय की आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं और रोहन मल्होत्रा को देखकर वे एक तिरस्कार भरी हंसी नहीं रोक पाए। रोहन मल्होत्रा का प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस हाव भाव को देखकर उनकी भौहें सिकुड़ गईं और फिर वे मुस्कुराए। हाँ, वही हूं मैं, विशेषज्ञ। अध्याय 147, रोहन मल्होत्रा मंच पर। रोहन मल्होत्रा ने सूरज राय के सामने वास्तव में खुद को विशेषज्ञ कहने की हिम्मत की, जिसने तुरंत हलचल मचा दी। दर्शक, जो हंगामा करने के शौकीन थे, ने खबर को तेजी से फैलाया, रोहन मल्होत्रा के उकसावे की हद को बहुत बड़ा चढ़ाकर। जब तक खबर सूरज तिवारी और उनके समूह तक पहुंची, ये बन चुकी थी कि कोई सूरज राय को सार्वजनिक रूप से चुनौती दे रहा है। वह लड़का, क्या वह श्री सूरज का दोस्त नहीं है? जयेश शर्मा ने आश्चर्य से कहा, सूरज तिवारी के बगल में खड़े होकर। आसपास के दुकानदार भी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई श्री सूरज के साथ पत्थरों की भविष्यवाणी में मुकाबला करने की हिम्मत करता है? लापरवाही से मौत को बुलावा देना, युवाओं की मूर्खता। दुकानदारों का एक समूह रोहन मल्होत्रा पर सिर हिलाकर तंज कस रहा था। बेशक, हर कोई इसे एक ही तरह से नहीं देखता था। वह युवक निश्चित रूप से कुशल होगा जो सूरज राय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करता है, एक ने टिप्पणी की। वाकई, ये देखने में मजेदार हो सकता है। कुछ नीलम दुकान के मालिक, जो तिवारी परिवार से कम करीबी थे और एक अच्छा तमाशा पसंद करते थे, अचानक उत्साहित हो गए। सूरज तिवारी, बिना किसी भाव के चेहरे और उदासीन नजर के साथ, हंसे। हाँ, कोई सूरज के साथ पत्थरों की भविष्यवाणी में मुकाबला करना चाहता है। दिलचस्प। उनके दृष्टिकोण में, उनका पोता असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और उसने उनकी सच्ची कला को विरासत में लिया था। अपने समकालीनों में बेजोड़ तो ये बस अपमान मांगने जैसा था। उन्हें लगा कि जो युवक आगे आया था, वह शायद सिर्फ सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था, तंज कसने लायक नहीं। इस बीच हरीश तिवारी आसपास देखते हुए पछताने लगी कि मजाक कुछ ज्यादा हो गया। रोहन मल्होत्रा का मजाक उड़ाने वाली व्यंग्यात्मक आवाजें हर जगह सुनाई दे रही थीं। पुरुष के लिए चेहरा सबसे महत्वपूर्ण होता है, सार्वजनिक रूप से अपमानित होना सहना मुश्किल है। उनके विपरीत, जया मिश्रा रोहन मल्होत्रा को प्राचीन वस्तुओं के बारे में बात करते सुन रही थीं और पहले से ही चुपके से उनकी प्रशंसा कर रही थीं। वे अब दूसरों के कहे पर ध्यान न देते हुए पूरी उम्मीद के साथ उनकी ओर देख रही थीं। आसपास का मजाक और उपहास उत्साह को बढ़ा रहा था। रोहन मल्होत्रा को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। लाल परिवार की उनकी यात्रा ने उन्हें एक अवस्था दिखाई थी, शीर्ष पर बैठे लोगों की शांति और लापरवाही, जिनके लिए बाकी सब कुछ बादल और हवा की तरह हल्का है। क्या तुम यहाँ पत्थरों पर सट्टा लगाने नहीं आए हो? समय एकदम सही है, मैं तुम्हारे लिए एक पत्थर चुनूंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, रोहन मल्होत्रा ने हरीश तिवारी से मुस्कुराते हुए कहा, जिसमें उनका आत्मविश्वास और संक्रामक उत्साह झलक रहा था, जिसने उनके मन को शांत किया। परिणाम चाहे जो हो, मुझे उनका समर्थन करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हरीश तिवारी ने रोहन मल्होत्रा को दृढ़ता से सिर हिलाया, अपनी चिंताओं को दिल में गहरे दबाते हुए। वे चुपके से अपने छोटे पर्स में टटोलने लगी, अपनी बैंक कार्ड तैयार करने लगी। कच्चे पत्थर 10,000 रुपये से शुरू होते थे। उन्हें उम्मीद थी कि रोहन मल्होत्रा जो चुनेंगे, वह ज्यादा महंगा नहीं होगा। जया मिश्रा ने हरीश तिवारी की चिंता पर ध्यान नहीं दिया और उत्साह से प्रोत्साहन देती रहीं। उनके बगल में खड़ी मिनी चुप रहीं, धीरे धीरे सिर हिलाती रहीं। भले ही रोहन मल्होत्रा रास्ते भर प्राचीन वस्तुओं के बारे में वाकपटुता से बात करते रहे हों, यह अभी भी केवल सही ज्ञान था। उनके कथन सही थे या गलत, कोई नहीं जानता था, और गलती होने पर कोई नुकसान नहीं होता। इसके विपरीत नहीं, एक बार चुना तो असली पैसे देने पड़ेंगे। एक गलत कदम का मतलब था कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, बिना किसी आवाज के। मिनी को रोहन मल्होत्रा की संभावनाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। सूरज राय ने नाराजगी के साथ देखा कि दोनों महिलाएं रोहन मल्होत्रा पर ध्यान दे रही थीं, फिर भी उन्होंने अपनी शांति बनाए रखी और यहां तक कि रोहन मल्होत्रा की ओर स्वागत का इशारा किया। इस सज्जन के लिए उपकरणों का एक सेट लाओ, सूरज राय ने एक स्टाफ सदस्य को एक तरफ खींचकर और निर्देश देते हुए कहा। साधारण लोग जो पत्थरों पर सट्टा लगाते हैं, उन्हें उपकरणों की सहायता की आवश्यकता होती है। यह आसान है, बस एक तेज टॉर्च, एक छोटा यूवी लाइट, और अधिक पेशेवर लोगों के लिए एक मोनोकुलर मैग्नीफायर, मुलायम और तार वाले ब्रश, और इसी तरह की चीजें। हालांकि वे सिर्फ छोटी चीजें थीं, उपकरणों का एक पूरा सेट महत्वहीन नहीं था। रोहन मल्होत्रा के पास कुछ भी नहीं था और ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने साथ कुछ भी नहीं लाया था।
सूरज राय की तथाकथित दयालुता अपनी शालीनता दिखाने के लिए थी, अंतर को उजागर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोहन मल्होत्रा पूरी तरह हार जाएं। स्टाफ ने तुरंत एक छोटा टूल बॉक्स ला दिया। जरूरत नहीं, रोहन मल्होत्रा ने सूरज राय को मुस्कुराते हुए देखते हुए हाथ हिलाकर कहा। अगर उसे इसकी जरूरत नहीं तो मुझे भी नहीं। चलो हाथ से चयन पर निर्भर करते हैं। उन शब्दों पर पूरा स्थान शांत हो गया। फिर वह जोरदार हंसी में फट पड़ा। क्या मैंने सही सुना? वह भी खाली हाथ पत्थर की भविष्यवाणी करना चाहता है। लगता है इस बार श्री सूरज को अपनी टक्कर मिल गई है। हा हा। तिवारी परिवार की पत्थर भविष्यवाणी तकनीक क्या कोई और इसे सीख सकता है? ये लड़का अविश्वसनीय है। मजाक उड़ाने वाली आवाजें रोहन मल्होत्रा पर ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। हरीश तिवारी फिर से चिंतित हो गईं, पैर पटकते हुए। वह फिर से मूर्खता क्यों कर रहा है? उपकरण उपलब्ध होने पर वह इस तरह दिखावा क्यों कर रहा है? ये ठीक होना चाहिए, है ना? मैं बड़े भाई रोहन पर भरोसा करती हूँ, जया मिश्रा ने कहा, जो इस बार खुद थोड़ा हिचकिचा रही थी। मिनी ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। उनके लिए रोहन मल्होत्रा बस बहुत घमंडी और अति आत्मविश्वास से भरे थे। सूरज राय चौंक गए, फिर हंसे, लेकिन यह एक तिरस्कार भरी हंसी थी। क्या रोहन मल्होत्रा को लगता था कि पत्थर की भविष्यवाणी करना तरबूज चुनने जितना आसान है? ठीक है, चूंकि रोहन इतने आत्मविश्वास पर जोर दे रहे हैं, कृपया आगे बढ़ें। सूरज राय ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। अगर आप उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री निकाल सकते हैं तो मैं इसके बाजार मूल्य से 10 गुना दाम देकर इसे खरीदने को तैयार हूं। स्थान कच्चे पत्थरों से भरा था, लेकिन जो अच्छी सामग्री निकाल सकते थे वे बहुत कम थे। प्रत्येक स्टॉल के मालिक वह प्रदर्शित करते थे जो शीर्ष स्तर का प्रतीत होता था और फिर उस पर भारी कीमतें चस्पा करते थे। पत्थरों पर सट्टा शौकीनों के लिए एक दांव है, लेकिन व्यवसायियों के लिए ये निश्चित रूप से पैसा कमाने का एक तरीका है। जिनके बारे में निश्चित रूप से अच्छी सामग्री निकलने की गारंटी हो, उन्हें कभी भी सट्टे के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादातर लोग जो पत्थरों पर सट्टा लगाते थे वे स्वशिक्षित मूल्यांकन कौशल पर निर्भर करते थे, जो भाग्य पर भरोसा करने से लगभग अप्रभेद्य था, एक तथ्य जिसका विशेषज्ञों को भी खंडन करने में कठिनाई होती थी। सूरज राय भले ही युवा थे, लेकिन 8 साल की उम्र से शुरू करके और एक दशक से अधिक समय तक इसमें डूबे रहने के बाद उन्होंने अपने बुजुर्ग की प्रत्यक्ष शिक्षा के कारण पत्थर भविष्यवाणी में ऐसी कला हासिल कर ली थी जो अथाह लगती थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि रोहन मल्होत्रा भाग्य से अच्छी सामग्री निकाल सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह उस भाग्य के लिए बाजार मूल्य से 10 गुना खर्च करने को तैयार थे। सूरज राय का उदार और प्रभावशाली रवैया भीड़ से जोरदार तालियों की गूंज लाया। रोहन मल्होत्रा बिना एक शब्द बोले मुस्कुराए। खाली हाथ की सरलीकृत पत्थर भविष्यवाणी, और वे इतने उत्साहित हो रहे हैं। क्या मुझे उन्हें दिखाना चाहिए कि सिर्फ एक नज़र से भविष्यवाणी करना कैसा होता है? रोहन मल्होत्रा को अचानक पूरी स्थिति मजेदार लगने लगी। उधर जयेश शर्मा खुशी से चमक रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी अभी उनका मूल्यांकन मिला था। सूरज राय ने उनके लिए चुना हुआ विशेष टुकड़ा केवल सामग्री के लिए ही 4 लाख रुपए का मूल्यांकन किया गया था। एक बार तैयार उत्पाद में संसाधित होने के बाद इसका मूल्य आश्चर्यजनक होगा। उस समय सूरज राय की बाजार मूल्य से 10 गुना की घोषणा सुनकर वे सूरज तिवारी से प्रशंसा में नहीं रह पाए। श्री सूरज वाकई उदार हैं। खैर, ये भी इस रोहन मल्होत्रा के भाग्य पर निर्भर करता है, सूरज तिवारी ने मजाक किया। अगर वह 100 रुपये के लायक कुछ निकाल लेता है तो 10 गुना भी केवल 1000 है। क्या वह पैसा माना जाता है? दोनों जोर से हंसे और हंसी चारों ओर गूंज उठी। रोहन मल्होत्रा आगे बढ़े, सूरज राय को रगड़ते हुए मैदान में चले गए। आसपास का शोर शांत हो गया। कई आंखें उत्सुकता से उनकी ओर टिकी, न कि किसी चमत्कार की उम्मीद में, बल्कि रोहन मल्होत्रा को शर्मिंदगी में डूबते और भव्य मजाक का विषय बनते देखने की प्रतीक्षा में। इस तरह की प्रत्याशा पूरे स्थान में फैल गई। रोहन मल्होत्रा की नजर मेज पर रखे कच्चे पत्थरों पर घूमी और एक उदासीन हाव भाव के साथ उन्होंने रक्तकमल को निर्देश दिया। इन कच्चे पत्थरों को स्कैन करो और मेरे लिए एक छांटो। समझ गया मास्टर। कॉर्टेक्स रंग और बनावट का विश्लेषण शुरू। कट सतह पैटर्न विश्लेषण शुरू। फ्रैक्चर विश्लेषण शुरू। रक्तकमल ने ध्वनियों की एक श्रृंखला शुरू की। रक्तकमल के उच्च गति संचालन के तहत उत्पन्न गर्मी ने रोहन मल्होत्रा के मस्तिष्क को वास्तव में अति गर्म कर दिया और इसके साथ उनका घमंड भी बढ़ गया। सूरज राय, बस देखते रहो, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी आंखों से हरा दूंगा। अध्याय 148। पूरे स्थान में सन्नाटा। अरे, क्या वह श्री सूरज द्वारा चुने गए आधे हिस्से से नहीं चुन रहा? अचानक दर्शकों में से किसी ने एक खोज की और आश्चर्य से चिल्लाया। उनके शब्दों पर बाकी सभी ने भी यह नोटिस किया। रोहन मल्होत्रा वास्तव में उस हिस्से से अपनी पसंद बना रहे थे जिसे सूरज राय पहले ही चुन चुके थे। वह वास्तव में श्री सूरज के छोड़े हुए को चुनने की कोशिश कर रहा है। किसी ने अविश्वास में कहा।
बस मूर्खतापूर्ण। अगर श्री सूरज पहले ही उसमें से चुन चुके हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि अच्छी नीलम सामग्री मिलने की संभावना और भी कम है? मैंने अभी श्री सूरज को कहते सुना, अगर वह अच्छी सामग्री निकाल लेता है, तो श्री सूरज इसे बाजार मूल्य से 10 गुना दाम देकर खरीदेंगे। टस्क टस्क, अगर मैं होता, तो मैं इस आधे हिस्से पर विचार भी नहीं करता और सीधे दूसरी तरफ दांव लगाता। इसलिए मैं कहता हूं कि यह लड़का मूर्ख है। आसपास की चर्चाएं पहले से भी अधिक तीव्र थीं। हर किसी के मुंह में मूर्ख शब्द रोहन मल्होत्रा के कार्यों के साथ चल रहा था। हरीश तिवारी का चेहरा चिंता से भरा था, जया मिश्रा कुछ घबराई हुई थी, और मिनी ने हल्के से सिर हिलाया। शांत हो जाओ, पत्थर की भविष्यवाणी में खलल मत डालो। सूरज तिवारी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज उठाकर चिल्लाया। हाँ, सब लोग चुप होकर शांति से देखो, जयेश शर्मा ने भी कहा। आयोजकों ने अपने स्टाफ का उपयोग व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया। चर्चा की लहर अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। उधर रोहन मल्होत्रा ने पहले ही तरबूज के आकार का एक कच्चा पत्थर उठा लिया था। उन्होंने अपनी पसंद बना ली थी। इतनी जल्दी उसने पहले से ही चुन लिया। आसपास की भीड़ आश्चर्य में बुदबुदाई। उन्होंने केवल कुछ मिनट लिए, जो श्री सूरज द्वारा अपनी पहली पसंद चुनने में लगे समय से बहुत कम था। और इसके अलावा ऐसा लगता था कि उसने बस इसे देखा, फिर थोड़ा सहलाया और कुछ बार थपथपाया जैसे तरबूज चुन रहा हो। जगदीश राव भीड़ के बीच में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। भीड़ जोर से हंस पड़ी। मुझे लगता है कि उसे पत्थर की भविष्यवाणी करना बिल्कुल नहीं आता, वह पूरी तरह से अनुमान लगा रहा है। चेतना शर्मा ने ठंडे तिरस्कार के साथ कहा, शायद उसने सबसे सस्ता वाला चुना। एक स्टाफ सदस्य दौड़कर आया, रोहन मल्होत्रा की बाहों से पत्थर लिया और उसे कार्यशाला की मेज पर ले गया। कोई और रोहन मल्होत्रा के पास जल्दी से आया, एक पीओएस मशीन पकड़े हुए। महोदय, कृपया पहले कार्ड स्वाइप करके भुगतान करें, फिर हम सामग्री काटना शुरू कर सकते हैं, व्यक्ति ने विनम्रता से कहा। पत्थरों पर सट्टा लगाने का यही तरीका था, पैसे और माल का आदान प्रदान, बिना किसी पछतावे की अनुमति। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मेरा इस्तेमाल करो, मैं कार्ड लाई हूं। हरीश तिवारी ने जल्दी से बगल से चिल्लाया, एक बैंक कार्ड लहराते हुए, कितना? 2 लाख रुपये। भुगतान लेने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने शांति से उससे कहा। 2 लाख रुपये। हरीश तिवारी का चेहरा जम गया। दर्शक हैरान रह गए। रोहन मल्होत्रा ने वास्तव में इतनी महंगी सामग्री चुनी थी। हरीश तिवारी का चेहरा कुछ हद तक बनाए रखना मुश्किल हो गया। उनके कार्ड में इतना पैसा नहीं था, और उन्होंने कोई दूसरा कार्ड भी साथ नहीं लाया था। यह शापित लड़का वाकई इतनी चीज चुनने की हिम्मत करता है। अगर एक कट के बाद ये बेकार टुकड़ा निकला तो 2 लाख रुपये बस चले जाएंगे। यहाँ तक कि हरीश तिवारी जैसे किसी के लिए, जो एक अच्छी स्थिति वाली पेशेवर गेमर और सुपर इंटरनेट सेलिब्रिटी थी, 2 लाख रुपये को इस तरह के दांव पर लगाने का विचार दर्दनाक रूप से परेशान करने वाला था। छोड़ो, अगर नुकसान हो गया तो हो गया। इतने सारे लोगों के सामने एक पुरुष का गर्व महत्वपूर्ण है। हरीश तिवारी ने अपने होंठ काटे, अपना फोन निकाला और पेटीएम से पैसे ट्रांसफर करने वाली थी। क्या आप कृपया एक पल रुक सकते हैं? मुझे ट्रांसफर करने की जरूरत है। हरीश तिवारी अपनी बात पूरी करने से पहले ही देखा कि रोहन मल्होत्रा ने बिना किसी भाव के एक बैंक कार्ड निकाला और उसे भुगतान लेने वाले व्यक्ति को सौंप दिया। संग्रहकर्ता ने कुशलता से कार्ड लिया, स्वाइप किया, एक रसीद प्रिंट की और उसे वापस सौंप दिया। पहले ही भुगतान हो गया। हरीश तिवारी हैरान रह गईं क्योंकि उन्होंने देखा कि रोहन मल्होत्रा ने बैंक कार्ड को अपनी जेब में उतनी ही लापरवाही से वापस रखा जितना कोई सुपरमार्केट में किराने का सामान खरीदने के बाद करता है। ये लड़का, इसके पास पैसा है। हरीश तिवारी ने रोहन मल्होत्रा को ऐसे जांचा जैसे वह कोई नवधनाढ्य हो। काफी समय से उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी कि रोहन क्या करता है, यह मानते हुए कि उसके साधारण परिधान से वह अधिकतम एक वेतनभोगी कार्यालय कर्मचारी है, शायद एक छोटा सफेदपोश कर्मचारी। जैसे आज उसने एक इस्त्री किया हुआ लेकिन कुछ हद तक घिसा हुआ शर्ट पहना था। कौन जान सकता था कि वह 2 लाख रुपये बिना भौहें चढ़ाए इतनी आसानी से स्वाइप कर देगा। सूरज राय भी थोड़ा चौंक गए। जिस लापरवाही से रोहन मल्होत्रा ने भुगतान किया, वह कुछ ऐसा था जिसमें वह खुद को थोड़ा कमतर महसूस करते थे। 2 लाख रुपये, मुझे देखना होगा कि तुम इससे क्या निकाल सकते हो। सूरज राय की आंखों में एक तेज चमक उभरी। उन्हें विश्वास नहीं था कि जिन पत्थरों को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखा था, उनमें वास्तव में कुछ मूल्यवान हो सकता है। पत्थर काटना शुरू हो गया है, किसी ने धीरे से बुदबुदाया। मशीन ने चट्टान में काटना शुरू किया, एक तीखी आवाज निकालते हुए। एक कट के साथ मास्टर कारीगर ने जांच की और यहां तक कि हल्के से सिर हिलाया। खत्म हो गया। 2 लाख रुपये नाले में। कोई चिल्लाए बिना नहीं रह सका। 2 लाख रुपये, यह कोई छोटी राशि नहीं थी। यहां तक कि अमीर लोग इसे समुद्र में एक कंकड़ की तरह फेंककर मुश्किल से एक लहर पैदा करते, इसे सहना दर्दनाक पाते। 2 लाख रुपये सिर्फ एक पत्थर के अंडे के लिए खर्च करना, यह है असली धनवान। जगदीश राव ने जानबूझकर अपनी आवाज उठाई।
यह अति घमंड का परिणाम है। टस्क फिर भी सोच रहा था कि वह श्री सूरज से कुछ छुपा हुआ पा सकता है। चेतना शर्मा ने तिरस्कार भरे चेहरे के साथ तुरंत कहा। उनके प्रभाव में अन्य लोग भी बार बार आवाज उठाने लगे। आसमान और धरती की विशालता को न जानना, इतनी बड़ी राशि का नुकसान कितना अफसोसजनक। चारों ओर तिरस्कार की लहर अनिवार्य रूप से उठी। सूरज राय चुपके से राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके, उनके चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। कुछ पल पहले, यहाँ तक कि वह थोड़ा चिंतित थे। अगर यह युवक किसी तरह भाग्यशाली हो गया तो वह नहीं जानता था कि अपना चेहरा कहाँ रखेगा। अच्छी सामग्री को छोड़ देना और एक अज्ञात युवक से हार जाना सबसे बड़ा अपमान होता। अब सब ठीक था और सूरज राय के दिल में बहुत राहत थी। वहां मास्टर कारीगर ने सावधानी और धीरे धीरे काटना शुरू किया, जैसे कि उसे थोड़ा हरा दिखा हो, लेकिन केवल बिखरे हुए धब्बे जो उसे सिर हिलाने पर मजबूर करते थे। हंसी फिर से उठी। हरीश तिवारी ने अपने निचले होंठ को काटा, बहुत चाहते हुए कि रोहन के साथ चली जाएं। जया मिश्रा भी चुपचाप देख रही थीं। केवल रोहन शांत रहे। मजाक, मात्र 2 लाख रुपए अगर फेंक दिए तो क्या? इसके अलावा उन्हें रक्तकमल पर भरोसा था। ये लड़का काफी शांत है, 2 लाख रुपए लापरवाही से फेंक देना बिना चेहरा बदले। पता नहीं वह किस परिवार से है, सूरज तिवारी ने उदासीनता से टिप्पणी की। उसकी चिंता क्यों? वैसे भी उसने कोई मूल्यवान सामग्री नहीं निकाली। श्री सूरज जीत गए, जयेश शर्मा ने कहा, अपनी चाय का प्याला होठों तक उठाते हुए, तैरती पत्तियों को उड़ाते हुए और एक घूंट लेते हुए। गहरा रंग। अचानक एक तीखी चीख गूंजी। चर्चा में डूबी भीड़ इस तीखी चीख से तुरंत शांत हो गई। सबने पत्थर काटने की प्रक्रिया की ओर देखा। हिमप्रकार शाही हरा। पत्थर काटने वाले ने चिल्लाया, सभी की नजरों के सामने लगभग उछल पड़ने के साथ। हिमप्रकार शाही हरा। चारों ओर अचानक सन्नाटा छा गया और सूरज राय के चेहरे पर हल्की मुस्कान तुरंत जम गई। जयेश शर्मा ने अपनी चाय उगल दी। यहां तक कि सूरज तिवारी भी चौंक गए। जो जानकार थे वे अवाक रह गए, जबकि हरीश तिवारी, जया मिश्रा और मिनी, जो पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, आसपास के लोगों के हैरान चेहरों से बता सकती थी कि इस बार वाकई कुछ बड़ा खोज लिया गया हो सकता है। रोहन ने इसके लिए लंबे समय तक मेहनत की है। मैं भला सिर्फ एक पत्थर का अंडा कैसे चुन सकता था? रोहन मल्होत्रा ने हल्के से हंसते हुए कहा। ये बस बहुत गहरे छिपा हुआ था। विशेषज्ञ मूल्यांकन 9 लाख रुपये। लगातार घोषणाओं ने पूरे स्थान को सन्नाटे में डुबो दिया। 9 लाख रुपये की शीर्ष गुणवत्ता वाला पत्थर। जयेश शर्मा ने कठिनाई से निगलते हुए नहीं रह सके। इतना बड़ा शीर्ष गुणवत्ता वाला सामग्री का टुकड़ा, अगर इसे तैयार उत्पाद में संसाधित किया जाए और फिर अच्छी तरह से विपणन किया जाए तो ये कितने पैसे में बिकेगा? और रोहन मल्होत्रा ने केवल 2 लाख रुपये खर्च किए थे। स्टाफ ने सावधानी से पत्थर को रोहन मल्होत्रा को सौंपा, जिन्होंने इसे अपनी बाहों में लिया। पत्थर को ले जाते हुए रोहन हरीश तिवारी की ओर चले और सूरज राय के पास से गुजरते हुए वे अचानक रुके और उनकी ओर हंसते हुए बोले, बाजार मूल्य से 10 गुना पर क्या आप इसे चाहेंगे? अध्याय 149 मुसीबत। रोहन मल्होत्रा ने जानबूझकर सूरज राय से एक सवाल पूछा। बाजार मूल्य से 10 गुना, क्या आप इस नीलम के टुकड़े को चाहेंगे? सबकी नजरों के सामने सूरज राय का चेहरा सिकुड़ा, ऐसा लग रहा था मानो सारी निगाहें उनके गालों को जला रही हों। 9 लाख रुपए की सामग्री, बाजार मूल्य से 10 गुना पर, यानी 9 करोड़ रुपए। यहां तक कि वे इस कीमत से हैरान थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पैसे की बात भी नहीं थी। वाकई सामग्री अच्छी थी, वास्तव में बहुत अच्छी, लेकिन यह अधिकतम 9 लाख रुपए की थी। इस पर 9 करोड़ रुपए खर्च करना मूर्खता की पराकाष्ठा, सरासर बेवकूफी होती। सामान्य दिमाग वाला कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि वे इसे खरीदेंगे, वह भी बाजार मूल्य से 10 गुना पर, इससे कम नहीं। चेहरा, ओ चेहरा। इंसान चेहरे के लिए जीता है जैसे पेड़ अपनी छाल के लिए। खरीदना मूर्खता होगी, लेकिन न खरीदना मतलब सारा चेहरा गंवाना। वे, सूरज राय, श्री सूरज, अगर सबकी नजरों के सामने अपने वचन से मुकर गए तो वे इन हलकों में फिर कैसे घुल मिल पाएंगे? रोहन मल्होत्रा को देखते हुए, जो आधी मुस्कान के साथ तिरस्कार करता हुआ प्रतीत हो रहा था, सूरज राय को लगा कि उनका सिर खून से धड़क रहा है। मैं इस नीलम के टुकड़े को लूंगा। सूरज राय ने रोहन मल्होत्रा को क्रूरता से घूरते हुए, दांत लगभग पीसते हुए कहा। रोहन मल्होत्रा हंसे। मैं नहीं बेचूंगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम श्री सूरज हो, बाजार मूल्य से 10 गुना दाम देकर खरीदने की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुमने कभी नहीं पूछा कि मैं बेचने को तैयार हूं या नहीं। अब मैं नहीं बेचने को तैयार हूं। सूरज राय स्तब्ध रह गए, राहत और गुस्से की लहर से अभिभूत महसूस कर रहे थे। ये रोहन मल्होत्रा, न बेचकर बल्कि पूछकर, स्पष्ट रूप से उनका सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ा रहा था। सूरज राय की आंखें खून से लाल रोहन मल्होत्रा को देख रही थीं, जो नीलम सामग्री को पकड़े हुए स्तब्ध हरीश तिवारी की ओर बढ़ रहा था। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक पत्थर पर दांव लगाऊंगा।
अब ये तुम्हारा है, रोहन मल्होत्रा ने कहा। 9 लाख रुपए की हिमप्रकार शाही हरी नीलम को लापरवाही से हरीश तिवारी की बाहों में डाल दिया। हरीश तिवारी ने इसे घबराहट में गले लगाया, इसकी धूल और गंदगी को नजरअंदाज करते हुए। ये 9 लाख रुपए की चीज थी। अगर वह विचलित हो गई और यह जमीन पर गिर गया, तो जो टूटेगा वह असली चांदी और सोना होगा। हरीश तिवारी का चेहरा घबराहट से भरा था। तुम वाकई इसे मुझे दे रहे हो? वे कुछ अविश्वास में थी। रोहन मल्होत्रा इतनी मूल्यवान चीज को इतनी आसानी से दे रहा था, क्या वह नहीं? आसपास की लड़कियां जो तमाशा देख रही थीं, इतनी ईर्ष्या से भर गईं कि उनकी आंखें नीलम सामग्री में गड़ गईं, हरीश तिवारी को ईर्ष्या, जलन और द्वेष के साथ देखते हुए। जब मैं कहता हूं कि मैं कुछ करूंगा, तो मैं करता हूं, खासकर महिलाओं को धोखा नहीं देता। साथ ही, यह मुफ्त में नहीं है। जब हम वापस जाएंगे, तो तुम्हें 2 लाख रुपए की पूंजी मुझे वापस करनी होगी, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से जोर देते हुए कहा। उनकी आंखों में व्यापारी जैसी चमक थी। आसपास की भीड़ ने एक साथ अपनी आंखें घुमाईं। क्या ये लड़का पागल है? 9 लाख रुपए की नीलम को दे देना और अपनी 2 लाख रुपए की पूंजी पर हंगामा करना। हरीश तिवारी स्तब्ध रह गईं और रोहन मल्होत्रा को गहरी नजर से देखा, आज्ञाकारी रूप से एक तरफ हट गईं। महोदया, अचानक किसी ने बगल से पुकारा। हरीश तिवारी ने देखा जयेश शर्मा, उनकी आंखें मुस्कान से भरी हुईं और उस सामग्री पर बार बार नजर डालते हुए किसी समय पास में खड़े हो गए थे। क्या शानदार टुकड़ा, खासकर ऐसा पूरा टुकड़ा। अगर इसे किसी कुशल कारीगर या यहां तक कि मास्टर द्वारा तराशा जाए और फिर उचित रूप से विपणन किया जाए, कीमत। जयेश शर्मा को लगा कि उनका दिल उत्साह से जल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हरीश तिवारी ने संदेह भरी नजरों से उनसे पूछा। इस सामग्री के टुकड़े को क्या आप बेच रही हैं? जयेश शर्मा ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाया और एक उंगली उठाई। मैं 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। हाल की बोली 9 लाख रुपए थी और पुराने जयेश ने 1 लाख रुपए और जोड़े थे। उनके जैसे चतुर व्यवसायी के लिए कीमत बढ़ाना एक दुर्लभ घटना थी। ये सब इसलिए था क्योंकि सामग्री वास्तव में बहुत अच्छी थी। वास्तव में इस नीलम सट्टे में चालबाजी शामिल थी। परंपरा के अनुसार खुली नीलम की कीमत को केवल कम करके आंका जाता था, ताकि इस तरह के क्षणों में खरीदारी आसान हो। ये सामग्री निश्चित रूप से 9 लाख रुपए से अधिक मूल्य की थी। नहीं बेच रही? पुराने जयेश की उत्सुक नजरों के तहत हरीश तिवारी ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। मैंने 1 लाख रुपए और जोड़े हैं और आप फिर भी नहीं बेच रही? जयेश शर्मा को यह अविश्वसनीय लगा। इस पत्थर के लिए पुराने जयेश की कीमत के ऊपर मैं और 50,000 रुपए जोड़ूंगा। महोदया, आप बेचेंगी या नहीं? किसी ने बगल से पूछा। जयेश शर्मा ने देखा और यह उनका कट्टर दुश्मन मालिक झा था। मालिक झा, लेकिन मैं पहले यहां था। जयेश शर्मा ने गुस्से में कहा। महोदया ने आपको सहमति नहीं दी। मैं कोई सौदा नहीं छीन रहा, यह उचित प्रतिस्पर्धा है। मालिक झा ने ठंडे तौर पर हंसते हुए हरीश तिवारी की ओर मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या कहती हैं, महोदया? मैं और 20,000 रुपये जोड़ूंगा। जयेश शर्मा बेताब हो रहे थे। मैं और 10,000 रुपये जोड़ूंगा। मैं और 10,000 रुपये जोड़ूंगा। एक पल में दोनों इतनी जोर से बहस करने लगे कि उनके चेहरे लाल हो गए और उनकी गर्दनें मोटी हो गईं। नीलम सामग्री की कीमत 12 लाख रुपए तक पहुंच गई। आसपास के लोग अवाक रह गए। महोदया, आप क्या सोचती हैं? बस कुछ कहें। जयेश शर्मा बेचैन थे। मैं अभी भी नहीं बेचना चाहती, हरीश तिवारी ने बुदबुदाया। आपके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि यह पत्थर बुरा नहीं है। मैं इसे अपने इस्तेमाल के लिए नीलम का कंगन बनवाना चाहती हूँ। इसे नीलम का कंगन बनवाना, व्यक्तिगत उपयोग के लिए? जयेश शर्मा और मालिक झा स्तब्ध रह गए। विलासिता, ऐसी विलासिता, इस पूरे पत्थर को नीलम का कंगन बनवाना। जयेश शर्मा का चेहरा सिकुड़ा। महोदया, अगर आपको कंगन चाहिए, लटकन चाहिए, मेरे पास हैं और वे इसी गुणवत्ता के हैं। मैं उन्हें आपको लागत मूल्य पर बेचूंगा। कृपया इस पूरे पत्थर को बर्बाद न करें। हाँ, सबसे बुरे हाल में हम दोनों परिवार इस पत्थर की लागत साझा करेंगे। आप जो भी आभूषण चाहें, हम आपको लागत मूल्य पर देंगे। मालिक झा ने भी कांपती आवाज में कहा। व्यवसाय में कोई शाश्वत दुश्मन नहीं होते। अगर दोनों परिवार मिलकर इसे हासिल कर सकते, तो जयेश शर्मा सहमत होंगे। हरीश तिवारी ललचाई और रोहन मल्होत्रा की आस्तीन खींची। रोहन मल्होत्रा ने सिर घुमाया, हरीश तिवारी की स्थिति की संक्षिप्त व्याख्या सुनी और उदासीनता से हाथ हिलाया। ये तुम्हारे लिए लिया गया दांव था, लेकिन अब ये तुम्हारा है। अब से तुम इसके साथ जो करना चाहो, वह तुम पर निर्भर है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, तुम अपना निर्णय खुद लो, कुछ भी ठीक है। अंततः हरीश तिवारी सहमत हो गईं। दोनों मालिक खुशी से फूले नहीं समाये क्योंकि वे उन्हें कागजी कार्यवाही के लिए एक तरफ ले गए। जया मिश्रा और मिनी दीदी पास में खड़ी थी, उनके मुंह हैरानी में खुले हुए। रोहन मल्होत्रा को अजीब नजरों से देख रही थी। उस लड़के में पैसों को मिट्टी की तरह देखने की अविश्वसनीय दृढ़ता होनी चाहिए। दूर से सूरज तिवारी ने अपनी आंखें सिकुड़ी, रोहन मल्होत्रा को घूरते हुए।
अभी कुछ देर पहले क्या ये संयोग था या उसने वाकई पत्थर की भविष्यवाणी की थी? क्या कोई व्यक्ति इतनी आसानी से हिम प्रकार शाही हरा चुन सकता है? अगर यह पत्थर भविष्यवाणी की क्षमता के बारे में था, तो सूरज तिवारी को इस पर विश्वास नहीं था। उनके पास दशकों में ऐसी कला नहीं थी। जाओ, उसका परीक्षण करो। दूर से सूरज तिवारी ने सूरज राय को अपनी आंखों से इशारा किया। सूरज राय ने अपने दांत भींचे और रोहन मल्होत्रा की ओर बढ़े। श्री रोहन, मैं आपके साथ एक और बार मुकाबला करना चाहता हूं। क्या कहते हो? सूरज राय की आवाज कुछ हद तक कर्कश थी, उनकी आंखें खून से लाल होकर रोहन मल्होत्रा को तीव्रता से घूर रही थी। इस बार देखते हैं कि कौन सबसे अधिक इकाई मूल्य वाला नीलम पत्थर चुनता है। अगर तुम जीत गए, तो मैं, सूरज राय, इस हल्के में फिर नहीं घुल मिलूंगा और मेरे द्वारा चुने गए नीलम पत्थर भी तुम्हारे होंगे। अगर तुम हार गए, तो वही लागू होगा। क्या कहते हो? सूरज राय के आखिरी शब्द लगभग चीख थे। पूरा स्थान शांत हो गया। सबने हैरानी से उनकी ओर देखा। यह अब सिर्फ नीलम सट्टा नहीं था, ये जीवन के लिए लड़ाई तक बढ़ गया था। यहां तक कि सूरज तिवारी भी चौंक गए, अपने पोते को जटिल नजरों से देखते हुए। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से हराया जाना, सूरज, जिसके हड्डियों में गर्व गहराई से बसा था, स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दांव, क्या तिवारी परिवार का प्रतिभाशाली वाकई हार सकता था? सूरज तिवारी का चेहरा उदास हो गया, रोहन मल्होत्रा को देखते हुए। रोहन मल्होत्रा चुप रहे, सूरज राय को ठंडी नजर से देखा। भीड़ की नजरों के सामने उन्होंने आखिरकार बोला, दो शब्द। ठीक नहीं। अध्याय 150। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ दांव लगाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम दांव लगाना चाहते हो, तो मैं दांव लगाऊंगा। मैं पत्थरों पर दांव मूड के लिए लगाता हूं, पैसे के लिए नहीं। श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए दिलचस्प नहीं है। रोहन मल्होत्रा की नजरों में सूरज राय जैसे बड़े खानदानों के बेटे, हालांकि कुछ पहलुओं में आश्चर्यजनक प्रतिभा या क्षमता से संपन्न होते हैं, ने कभी जीवन की उथल पुथल और तपन का सामना नहीं किया है। वे हमेशा सोचते हैं कि उनका चेहरा आकाश से भी अधिक महत्वपूर्ण है और वे स्थिति का आकलन करना या सहनशील होना नहीं जानते। जंगल में जो पेड़ सबसे ऊंचा खड़ा होता है, उसे अक्सर हवा नष्ट कर देती है। इस विचार को चेतावनी के रूप में लेते हुए रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और हरीश तिवारी और जया मिश्रा को जाने की तैयारी करने का इशारा किया। हरीश तिवारी ने जयेश शर्मा और मालिक झा के साथ औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। पैसे उनके खाते में स्थानांतरित हो चुके थे और उन्होंने आभूषण चुनने का समय भी तय कर लिया था। स्वाभाविक रूप से वे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे चल पड़ीं। जया मिश्रा, यामिनी को भी कोई समस्या नहीं थी, वे मनमर्जी से जा सकती थीं। रोहन मल्होत्रा को सिर घुमाकर जाते देख सूरज राय स्तब्ध रह गए, फिर उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्हें लगा कि रोहन मल्होत्रा उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने से तिरस्कार कर रहे हैं। उन्हें रोक दो, सूरज राय ने उदास चेहरे के साथ आदेश दिया। जगदीश राव और चेतना शर्मा पहले ही एक तरफ पहुंच चुके थे। वे अक्सर इस बाजार में आते थे और कुछ लोगों को जानते थे और तुरंत कुछ लोगों को बुलाकर रोहन मल्होत्रा और उनके समूह को रोक लिया। श्री सूरज ने कहा, आपको उनके साथ एक मुकाबला करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, तो यहां से जाने की सोच भी मत करो। जगदीश राव ने ठंडे लहजे में कहा। बिल्कुल। चेतना शर्मा की आंखों में भी ठंडी चमक दिखी। उनके पीछे मदद के लिए आए अन्य लोग भी शोर मचा रहे थे। रोहन मल्होत्रा ने चारों ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गए कि दागवाला भी उनके बीच था, सबसे जोर से चिल्ला रहा था। तुम लोग हम पर धौंस जमाने की कोशिश कर रहे हो। रोहन मल्होत्रा हंसे। अगर वाकई में मारपीट की नौबत आई, तो वे डरने वाले नहीं थे। क्या उन्होंने श्रीमती पांडे के 3 भाइयों को नहीं संभाला था, उन्हें पूरी तरह से वश में कर लिया था। उनके सामने खड़े लोगों की संख्या भले ही ज्यादा हो, वे सिर्फ शोर मचाने वाले थे, जो अगर 2-4 को गिरा दिया जाए तो तुरंत हिम्मत हार जाएंगे। हम क्या करें? जया मिश्रा, रोहन मल्होत्रा के पास खड़ी, कुछ घबराई हुई थीं। अभी कुछ देर पहले मिनी ने चुपके से उनकी आस्तीन खींची थी, रोहन मल्होत्रा से दूरी बनाकर मुसीबत से बचने की कोशिश की थी, लेकिन जया मिश्रा फिर भी जिद करके रोहन मल्होत्रा के पास खड़ी रहीं। ये लोग बहुत घमंडी हैं। क्या ये डाकुओं का अड्डा है या क्या? क्या यहाँ कोई न्याय लागू करने वाला नहीं है? हरीश तिवारी ने गुस्से में कहा, अपना सिर घुमाकर जयेश शर्मा और मालिक झा को ढूंढने लगी, जिन्होंने अभी अभी उनके साथ उत्साहपूर्ण आतिथ्य दिखाया था। ये दोनों इस हल्के में पुराने थे, कुछ उम्र के थे और कई लोगों को जानते थे, निश्चित रूप से वे कुछ कह सकते थे। हालांकि हरीश तिवारी ने चारों ओर देखा और इन दोनों बुजुर्गों का कोई निशान नहीं देखा। दोबारा देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी समय इस क्षेत्र से हटकर गवाहों की सीटों पर चले गए थे, कई मालिकों के साथ बातचीत कर रहे थे, यहाँ की स्थिति के प्रति पूरी तरह से उदासीन, अनजान होने का दिखावा कर रहे थे। और सूरज राय के दादाजी कभी कभी यहाँ की ओर नजर डालते थे, मालिकों के साथ हंसते बात करते हुए। ये पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला संरक्षण था। हरीश तिवारी खुद को रोक नहीं पाई और वहां की ओर दौड़ना चाहती थी। रोहन मल्होत्रा ने उनकी बांह पकड़ ली।
क्या तुम वाकई मेरे साथ दांव लगाना चाहते हो? रोहन मल्होत्रा ने सूरज राय की आंखों में आंखें डालकर देखा, जिनमें सिर्फ जुनून और क्रूरता दिख रही थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ दांव लगाऊंगा। रोहन मल्होत्रा पीछे मुड़े, सूरज राय के पास से गुजरे और उनके बगल में रुककर ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम हार गए तो तुम्हारा नीलम मेरा होगा और तुम इस हलके से बाहर हो जाओगे। यहाँ तक कि मिट्टी की मूर्ति को भी गुस्सा आता है। फिर रोहन मल्होत्रा तो कभी खुद को उदार व्यक्ति नहीं मानते थे। तुम मुझ पर धौंस जमाते हो, मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। अच्छा, उसके साथ मुकाबला करो, उसे हरा दो। हरीश तिवारी और जया मिश्रा ने भी सूरज राय को कड़ाई से घूरा, रोहन मल्होत्रा को उत्साहित और प्रोत्साहित करते हुए। अब तमाशा होने वाला है। श्री सूरज उस लड़के के साथ पत्थरों पर दांव लगाने जा रहे हैं। विजेता प्रतिद्वंद्वी के पत्थर लेगा, हारने वाला फिर कभी प्राचीन नीलम बाजार में नहीं आएगा। ये कितना रोमांचक है। क्या कोई सट्टा है जहां हम भी दांव लगा सकें? आइए परिणाम पर दांव लगाएं। दर्शक उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे और कुछ तो इस मुकाबले पर सट्टा लगाना चाहते थे। हालांकि इस सब का रोहन मल्होत्रा और सूरज राय पर कोई असर नहीं पड़ा। वे पहले ही मैदान के बीच में पहुंच चुके थे। मेज के चारों ओर घूमते हुए पत्थर की भविष्यवाणी शुरू कर चुके थे। पहले बातूनी रहे गवाह वे व्यवसायी मालिक अब सीधे बैठे थे, उनकी आंखें बिना पलक झपकाए कमरे के बीच में मौजूद दो लोगों पर टिकी थीं। निष्पक्षता के लिए लगभग सभी का मानना था कि विजेता कोई और नहीं बल्कि सूरज राय होंगे। अभी कुछ देर पहले सूरज राय रोहन मल्होत्रा को हरा नहीं पाए थे, वह भी एक पल की किस्मत के कारण। लेकिन कोई इतने कम समय में 2 बार बड़ा दांव जीतने के लिए इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? इसलिए रोहन मल्होत्रा के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। ये तय था कि सूरज राय ही विजेता होंगे। उस पल में इन व्यवसायी मालिकों को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि सूरज राय किस तरह का पत्थर चुनेंगे। क्या वे एक और हिम प्रकार शाही हरा निकालेंगे? मालिक झा ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, अपने हाथों को गहरे ध्यान में रगड़ते हुए। अभी कुछ देर पहले उन्होंने और जयेश शर्मा ने मिलकर उस शीर्ष गुणवत्ता वाले पत्थर को हासिल किया था। हालांकि उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन यह अकेले का बोझ नहीं था जिससे वे कुछ असंतुष्ट थे। अगर एक और खजाना सामने आया तो वे निश्चित रूप से पहले कदम उठाएंगे। जयेश शर्मा ने चुपके से मालिक झा की ओर देखा, वही विचार मन में पालते हुए। वास्तव में ये सिर्फ वे दोनों नहीं थे, मौजूद सभी नीलम पत्थर की दुकानों के मालिक अपनी उत्सुकता को रोक रहे थे। उन्होंने अभी कुछ देर पहले जयेश और झा उपनाम वालों को आगे बढ़ने दिया था, लेकिन इस बार अगर एक और उच्च गुणवत्ता वाला पत्थर सामने आया तो वे निश्चित रूप से इसके लिए झपट्टा मारेंगे। यहां तक कि अगर वे इसे हासिल नहीं कर पाए तो वे कीमत को बढ़ा देंगे। क्या तुम्हें लगता है कि रोहन इस बार जीत सकता है? जया मिश्रा ने कुछ चिंता के साथ पूछा। शायद, हरीश तिवारी ने बुदबुदाया। उन्हें खुद पर कोई भरोसा नहीं था, लेकिन आसपास की चर्चाएं भारी रूप से सूरज राय के पक्ष में थीं। रोहन मल्होत्रा के लिए कोई उत्साहवर्धन नहीं कर रहा था, जो थोड़ा दयनीय था। तुम लोग इसे छोड़ दो, श्री सूरज निश्चित रूप से जीत चुके हैं, चेतना शर्मा ने एक तरफ तिरस्कार भरे लहजे में कहा। इतने निश्चित ढंग से मत बोलो, हरीश तिवारी ने ठंडे हफ्फे के साथ जवाब दिया। सुंदरी, शर्मा सही कह रही है। श्री सूरज 8 साल की उम्र से नीलम पत्थरों के साथ खेल रहे हैं और पुराने श्री तिवारी के मार्गदर्शन में उन्होंने नंगे हाथों से पत्थर की भविष्यवाणी करते समय कभी गलती नहीं की। वे इस बार किस्मत से हार गए होंगे, लेकिन वह सिर्फ एक बार था। जगदीश राव हरीश तिवारी के पास खड़े थे, उनकी आंखें उन पर फिर रही थीं। इस बार दांव हारने के बाद वह इस हल्के में फिर नहीं आ पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जगदीश राव यहाँ काफी मशहूर हूँ, अगर तुम आना चाहो तो बस मुझे ढूंढ लेना। जगदीश राव की मुस्कान कामुक थी। मैंने कराटे सीखा है, बदमाशों से बचने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि आखिरी व्यक्ति का क्या हुआ जिसने मुझे इस तरह देखा था? हरीश तिवारी ने उनकी ओर देखा, उनकी नजर बर्फीली ठंडी थी। जगदीश राव उनकी नजर से ठिठक कर पूछे बिना नहीं रह सके, क्या तुमने उसकी हड्डी तोड़ दी? आत्मरक्षा तकनीक सीखने वाली महिलाएं अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती थीं, उन्होंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था। हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि वहां कोई हड्डी थी ही नहीं, हरीश तिवारी ने बुदबुदाया। जगदीश राव का रंग बदल गया और उन्होंने चुपके से उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। मंच पर सूरज राय अविश्वसनीय रूप से गंभीर थे, प्रत्येक पत्थर को पूरी तन्मयता के साथ जांच रहे थे। लाखों रुपए की कीमत वाले पत्थर थे, यहां तक कि करोड़ों के, जिन्हें उन्होंने देखा लेकिन नहीं चुना। इस बार जीत का मानक प्रति इकाई उच्चतम मूल्य था। वे बड़े उच्च कीमत वाले पत्थर जब काटे जाते तो उनके मूल्य को वजन के आधार पर औसत करना पड़ता, जो जरूरी नहीं कि लाभ दे। सूरज राय इधर उधर चले, अंततः एक कच्चे पत्थर के सामने रुककर बार बार उसकी जांच करते हुए उनकी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। यही है 3 लाख रुपए की कीमत। अपना पत्थर चुनकर सूरज राय आत्मविश्वास से भरे थे, घमंडी नजरों से रोहन मल्होत्रा की ओर देखते हुए।
क्या तुमने चुन लिया? हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रोहन मल्होत्रा ने शांति और हल्की नाराजगी के साथ कहा, आधा मीटर ऊंचे बड़े पत्थर के ब्लॉक के सामने खड़े होकर। बड़ा वाला चुन रहे हो? हाँ। सूरज राय ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। अगर तुमने चुन लिया है तो पत्थर काटना शुरू करें, उन्होंने कहा। क्षमा करें महोदय, कृपया एक तरफ हटें, हमें इस ब्लॉक को वहां ले जाना है। एक स्टाफ सदस्य जल्दी से रोहन मल्होत्रा के पास आया, आधा मीटर ऊंचे विशालकाय को देखते हुए। ले जाना? रोहन मल्होत्रा हंसे, जरूरत नहीं, इसे बस उठाकर ले जाना होगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया, अपनी हथेली में एक कच्चा पत्थर पकड़ा। 10,000 रुपये की कीमत।